Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class number 22 of Web 3.0 and Metaverse course. क्लास अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रिएक्ट स्टार्ट की थी और रिएक्ट क्या होती है, रिएक्ट का काम क्या है, क्यों हमें रिएक्ट पढ़नी चाहिए, रिएक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा और मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि किस तरीके से हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, रिएक्ट ग्लोबली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने फाइल स्ट्रक्चर को भी देखा कि किस तरह हमारे पास रिएक्ट वर्क करती है, और हम लोगों ने सिंपल हेलो वर्ल्ड चला के देखा था। आज की क्लास हम लोग यूज स्टेट देखेंगे। यूज स्टेट क्यों यूज होता है। बेसिकली यूज स्टेट हमारे पास हुक है रिएक्ट में। अब ये हुक क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, यूज स्टेट क्या है उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन होंगे प्रॉप्स पे। प्रॉप्स क्या हैं, क्या वर्क करती हैं, क्या काम है रिएक्ट पे, वो देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम लोग टू डू एप्लीकेशन विद रिएक्ट भी बनाएंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में जो डिफरेंस है, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों का बूट स्ट्रैप है, बूट स्ट्रैप आप लोगों का एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क जब आप लोग यूज़ करते हैं तो आप कुछ वैलिडेशंस के साथ वो चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी तो उसमें आप लोग एलिमेंट्स बनाते थे और क्लासेस देते थे। अपने पास से कोई क्लास नहीं देते थे आप बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस को यूज़ करते थे और अपना काम करते थे। तो वहाँ पे जो चीज़ बूटस्ट्रैप ने दे दी, जो भी फ्रेमवर्क, जिसने भी फ्रेमवर्क जो चीज़ दे दी, आपको बस वो यूज़ करनी। तो ये होता है फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी में आप थर्ड पार्टी को भी इंस्टॉल करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी हो गई CSS की, जो कि आज हम लोग देखेंगे प्रॉप्स में। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया, रिएक्ट डेडिकेटेड हो चुकी है। रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जब आप लोग जाएंगे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं रिएक्ट की वेबसाइट पे, अगर मैं इंस्टॉलेशन पे आता हूँ तो क्लास आप लोग ये देख सकते हैं। जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे गया, लिखा हुआ है इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और अ न्यू वेबसाइट फुली विद रिएक्ट, वी रिकमेंडेड पिक वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क पॉपुलर इन द कम्युनिटी। रिएक्ट खुद कह रहा है कि आप रिएक्ट यूज ना करो, बल्कि बिलो में जो फ्रेमवर्क्स है रिएक्ट पे बने हुए, आप उनको यूज करो। तो सर हम लोग फिर रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? रिएक्ट हम इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि रिएक्ट हमारी कोर बेसिक है। जिस तरह अगर हम, जैसे कि हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हम आपको डायरेक्टली रिएक्ट पे लेकर नहीं आ गए। रिएक्ट पे हम लोग डायरेक्टली लेकर नहीं आए, इसलिए लेकर नहीं आए क्योंकि हमें जो बेसिक जो कोर जावास्क्रिप्ट थी उसको हमें पढ़ना था। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने बहुत ही बेसिक और बहुत ही कोर तरीके से हम लोगों ने कवर करी, उसके बाद हम रिएक्ट पर आए। तो इसी तरह जब आप रिएक्ट पे आपको फुल कमांड हासिल हो जाएगी तो आप रिएक्ट के किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा नीचे आऊं, आप लोग देख सकते हैं रिएक्ट का फ्रेमवर्क सबसे टॉप पर है Next.js। अभी इस वक्त करंट मार्केट में Next.js छाई हुई है पूरी दुनिया में छाई हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट का काम खत्म हो गया। रिएक्ट के अभी भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं मार्केट में, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स अभी भी उन पर काम हो रहा है। लेकिन Next.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट पे बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं रिएक्ट का फ्रेमवर्क है Next.js। तो वंस यू कंप्लीट द रिएक्ट, देन यू मूव ऑन
विद फ्रेमवर्क्स ऑफ रिएक्ट। पहले आप रिएक्ट को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि जब आप रिएक्ट आपको अच्छी तरह उसकी ग्रिप हासिल हो जाएगी, उसकी तमाम चीज़ें आपको आती होंगी, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जेएस, उसके बाद ये रिमिक्स, ये एक और फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, और ये गेट्स पे ये भी एक और फ्रेमवर्क है, तो आपके लिए फ्रेमवर्क में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आती है? वालेकुम अस्सलाम जी। क्लास और कोई सवाल है तो पूछ लें रिगार्डिंग रिएक्ट, तो आज अभी हम इसको डिस्कस कर ले, ठीक है क्लास? तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और जल्दी से इसको हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा क्लास, मैं रिकमेंडेड करूँगा कि जो हम लोगों ने रिएक्ट की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, क्लास 1 में भी जो लास्ट क्लास हमारी हुई है उसमें मैंने लाजमी कहा था कि आप लोग साथ 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 काम करते रहें। उससे होगा ये कि जो भी कन्फ्यूजन होगी आप उसी वक्त पूछ लेंगे मुझसे, वरना होता क्या है कि अभी जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए नई चीज़ है। अब आप लोग पहले वीडियो देखेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर जब आप काम करने बैठेंगे 10 सवाल उठते हैं कि सर ये कैसे हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ मेरे काम करते रहें। क्लास मैंने करा ये कि अभी मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा, उस फोल्डर के अंदर मैंने CMD ओपन करा और मैंने कमांड लिखी npx create react app और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉप्स से। पहले प्रॉप्स देखेंगे हम लोग कि प्रॉप्स क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम लोग फिर यूज स्टेट पर आएंगे। फिर जैसे ही यूज स्टेट को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे बेसिक टू एडवांस, उसके बाद फिर हम उसी के ऊपर हम लोग अपनी टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। जी हम लोग रिएक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आज इंशाल्लाह ताला क्लास के एंड में आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रिएक्ट जब आप लोग पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि रिएक्ट अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट फ्रेमवर्क में काम करना बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, जब आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ ली तो रिएक्ट के ऊपर ही काम काम ज़्यादा हुआ है और उससे फ्रेमवर्क बना है नेक्स्ट जेएस। तो देखा जाए तो रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में 80% बिल्कुल सेम है दोनों चीज़ें। रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट हैं वो 80% बिल्कुल सही है। बाकी 20% में से एक दो टॉपिक्स नए हैं जो हम नेक्स्ट जेएस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। यासीन, रिएक्ट को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लिखनी है npm install डैश डैश ग्लोबल, उसके बाद फिर create डैश react डैश app। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं हाउ वी इंस्टॉल रिएक्ट ग्लोबली ऑन सिस्टम, तो आपको वो कमांड दे देगा। देखें क्लास, यासीन जो आपका सवाल था वो कमांड ये वाली है। आप डेस्कटॉप पे आएंगे, CMD ओपन करके ये वाली कमांड चलाएंगे तो आपके पास रिएक्ट ग्लोबली सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। जी इर्तिज़ा अहमद, ग्लोबली ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी आपका प्रोजेक्ट। तो हम लोग ना लोकली काम करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है? आप ग्लोबली करना चाहें तो ग्लोबली कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि हर चीज़ अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे ना सिस्टम में, तो आपका सिस्टम अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर कम है, अगर रैम मेमोरी कम है, तो फिर आपका सिस्टम डाउन हो सकता है। तो इसलिए जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो लोकली बनाते हैं ताकि उसी वक्त हमारे सिस्टम तक रहे, और जब हम डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट। तो क्लास यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। जल्दी से मैं इसको क्लोज करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। क्लास जिस नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, माय सेकंड ऐप, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? हम इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे आके हम लोग क्लास क्या करेंगे, CMD करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खोलते हैं अपना VS कोड।
अच्छा क्लास, मैंने यहाँ पे अपना VS कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और मैं जल्दी से सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास कमांड है npm start। अच्छा क्लास, ये npm start क्या चीज़ है? ये हमारा लोकल सर्वर है। रिएक्ट एप्लीकेशन हम ऐसे ही नहीं ओपन कर सकते, उसके लिए हमें लोकल सर्वर चाहिए, ठीक है। तो जब हम रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो रिएक्ट हमें लोकल सर्वर दे देता है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो हमें बस वो कमांड चलानी होती है और हमारे पास वो वर्क करने मोहम्मद शाहजैन, इसके लिए ना नेट चाहिए होता है। मेरा भी बहुत देर में ये एप्लीकेशन लोड हुई है, तो नेट जितना अच्छा आप लोगों का होगा उतना ही अच्छा वो जल्दी प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। चले, तो क्लास यहाँ पे आप लोगों का हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट लोकल सर्वर पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। जल्दी से आते हैं हम लोग रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में। क्लास यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट। कंपोनेंट हमें पता है क्या होता है। कंपोनेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, इनपुट का कंपोनेंट हो सकता है, बटन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। क्या कह रहा है? रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज प्रॉप्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बहुत ही बड़ी बात कही है इसने इस लाइन में। रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू प्रॉप्स। उसके बाद एवरी पेरेंट कंपोनेंट कैन पास सम इंफॉर्मेशन टू इट्स चाइल्ड कंपोनेंट बाय गिविंग देम प्रॉप्स। क्लास, प्रॉप्स बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, डेटा कह लें। प्रॉप्स आपके पास डेटा, इंफॉर्मेशन, कोई कोड, ये होता है रिएक्ट में। रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज प्रॉप्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर दो कंपोनेंट मेरे पास हैं तो उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन, एक चीज का बॉन्ड करने के लिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या रहा है क्लास, एवरी पेरेंट कंपोनेंट, जो भी हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर बाय गिविंग देम प्रॉप्स। मतलब हमारे पास कुछ पेरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू मैं चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ इंफॉर्मेशन पास करूं तो वह मैं थ्रू प्रॉप्स कर सकता हूं। क्लास दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी प्रॉपर्टी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजनी है, पास करनी है, तो मैं ये जो काम कर सकता हूं भेजने का, ये मैं प्रॉप्स, ये कहलाता है प्रॉप्स बेसिकली। उसके बाद प्रॉप्स माइट रिमाइंड यू ऑफ HTML एट्रीब्यूट्स। प्रॉप्स को हम HTML जो हमारे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इनपुट के हमारे टाइप एक एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह प्रॉप्स भी हमारे पास HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं। बट यू कैन पास एनी जावास्क्रिप्ट वैल्यू थ्रू देम इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, एरे एंड फंक्शन। अच्छा, ये आगे की चीज है, इसको रिमूव करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्लास, चलते हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ प्रॉप्स बेसिकली होते क्या है। क्लास SRC के अंदर हम आएंगे और app.js के अंदर ये हमारा पूरी एप्लीकेशन रन कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ div के अंदर से हेडर को हटा देता हूँ, बाकी तमाम चीजें हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मुझे app.css नहीं चाहिए, इसको मैंने कमेंट कर दिया। लोगो भी मुझे अभी नहीं चाहिए, और क्लास भी अभी मेरा क्लास में कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको मैंने करा सेव। अच्छा क्लास, यहाँ तक जो मैंने बताया सबको समझ में आया? कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लास मैं करता ये हूँ कि SRC के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और वो फोल्डर का नाम होगा कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब जितने भी मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा वो इस फोल्डर के अंदर होंगे। अगर मैं बटन का बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इनपुट का बनाना चाह रहा हूँ, या कोई भी कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये तरीका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तरीका जो डेवलपर्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं किसी भी चीज़ के, तो आप कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ही वो कंपोनेंट्स बनाएंगे। मैं इसके अंदर आता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ input.js के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आके, अच्छा चलो इनपुट को छोड़ दें,
अभी इनपुट पे नहीं आते, अभी सिंपल रखते हैं हम लोग बटन। ठीक है क्लास, मैंने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई button.js की। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं करता ये हूं कि मैं बनाता हूं फंक्शन बटन के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर आके रिटर्न का कीवर्ड लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट्स दूंगा, और यहाँ पे मुझे क्लास एक पेरेंट एलिमेंट बनाना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था क्यों बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है रिटर्न कोई एक चीज ही होती है। अगर हम नॉर्मल कोड जावास्क्रिप्ट में देखें, अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ चीज रिटर्न करवाएं तो रिटर्न सिर्फ एक ही चीज होती है, दो तीन नहीं होती। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना ये है कि जो भी हम कंपोनेंट बनाएं रिटर्न में, उसको लाजमी हम एक एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही तमाम चीजें रखेंगे, ताकि हमारा जो ये कंपोनेंट पास हो app.js में, तो वो एक पेरेंट कंपोनेंट ही हो। ठीक है, अच्छा क्लास, कुछ लोग div यूज करते हैं। div सबको पता क्या होता है, कंटेनर होता है। अच्छा, कुछ लोग div भी यूज नहीं करते, कुछ लोग बस ये यूज करते हैं। क्लास, ये होते हैं हमारे पास रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। मतलब आपने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट दोनों बना दिए, ओपन और क्लोजिंग, और उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये कहलाते हैं आपके पास रिएक्ट फ्रेगमेंट। कुछ लोग, कुछ डेवलपर्स ये भी यूज करते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट, और कुछ लोग डिव भी यूज करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट ही यूज करें। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों बोला है वो आगे जाके जब हम रिएक्ट को मजीद एक्सप्लोर करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा वहां पर। क्लास, इतनी बात सबको क्लियर है? यहाँ पे मैंने सिंपल एक बटन बनाया। ठीक है, और मैंने बटन करा साइन अप का। ठीक है, अच्छा क्लास, मिसाल के तौर पे मैंने एक बटन का कंपोनेंट बनाया, इसका मतलब ये कि मुझे अपने वेब पेज में बटन बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अब जाहिर सी बात है, एक वेबसाइट में अगर मेरे पास कुछ दो तीन पेजेस हैं, छोटी वेबसाइट में कम से कम मेरे पास 10-15 पेजेस होते हैं, तो अगर मेरे पास वेबसाइट में मुझे बहुत सारे बटन्स यूज़ करने हैं, तो मैं जाहिर सी बात उनका कंपोनेंट बनाऊंगा, बटन का एलिमेंट नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अब मैंने करा क्लास ये कि एक कंपोनेंट बना दिया बटन का। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैंने बनाया है साइन अप का बटन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। क्लास, जो भी चीज़ बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट बनाएंगे, उसको लाजमी आप करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे app.js में आके वो बटन चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं उस चीज़ को पहले इंपोर्ट करूंगा। मैंने कहा बटन, कहाँ से इंपोर्ट करना है वो मैं उस फाइल का यहाँ पे पाथ दे दूंगा, कंपोनेंट्स के अंदर बटन। क्लास, इतनी बात सबको क्लियर है? कोई चीज यहां तक समझ में नहीं आए तो पूछ ले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इस बटन को मैं कॉपी करता हूं क्लास, और यहां पे आके मैं इसको सिंपल पेस्ट कर देता हूं। तो क्लास, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास app.js के अंदर एक बटन को कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं। मेरे पास आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप का बटन आ रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास वेबसाइट में 15 जगह, चले छोटा कर लें, मतलब 5 और जगह बटन यूज हो रहे हैं, तो मैंने कॉपी करा, पेस्ट 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 पेस्ट, ये मैंने 5 बटन लगाए, सेव करा, मेरे पास यहाँ पे 5 बटन आ गए। अच्छा क्लास, ऐसा तो नहीं है कि देखें 5 बटन तो आ गए, लेकिन मुझे सब में बटन में जो ये लिखा हुआ है साइन अप, ये तो नहीं चाहिए। मतलब एक बटन साइन अप का हो, फिर लॉगिन का हो, फिर प्रोफाइल का हो, फिर कोई और सा बटन हो, फिर क्लिक का हो, फिर बैक या नेक्स्ट का बटन हो। तो हो क्या रहा है क्लास के बटन तो बन रहा है, लेकिन बटन में जो कंटेंट है वो सेम है जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट में पास करा है साइन अप। तो बटन तो हमारे पास आ गए, एक ये मुश्किल हमारी आसान हो गई। अब दूसरी मुश्किल ये आ गई कि बटन तो आ रहे हैं लेकिन उनमें जो कंटेंट है, मतलब सारे साइन अप के बटन है, मुझे सारे थोड़ी ना साइन अप के बटन चाहिए। मुझे एक बटन साइन अप का चाहिए, एक लॉगिन का चाहिए, एक प्रोफाइल का चाहिए, एक नेक्स्ट का बटन चाहिए और एक बैक का बटन चाहिए। तो क्लास, यहाँ पे बात आती है हमारी प्रॉप्स की। अब प्रॉप्स कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस बटन में एक एट्रीब्यूट पास करा नेम का। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
ये है एट्रीब्यूट नेम और ये रही मेरी एट्रीब्यूट वैल्यू। क्लास में नेम की जगह नाम भी कर सकता हूं। ये है हमारा अपना यूजर डिफाइन एट्रीब्यूट, ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट नहीं है, आप एट्रीब्यूट कोई सा भी दे सकते हैं। और यहां पे मैंने क्लास दिया साइन अप, ठीक है। मतलब बटन में मैं एक एट्रीब्यूट पास कर रहा हूं नाम नाम का, ठीक है। अब नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको नेम ही करते हैं। आप किसी और, ये जो नाम है ना ये फिक्स नहीं है, आप कोई और से नाम से भी दे सकते हैं। तो पहले बटन में मैंने एक एट्रीब्यूट पास करा नेम का और उसको वैल्यू दी साइन अप। सेम इसी चीज को क्लास में कॉपी करूंगा, यहाँ पे नीचे पास करता जाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा बटन जो है वो मुझे चाहिए लॉगिन का, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया लॉगिन। तीसरा बटन चाहिए क्लास मुझे प्रोफाइल का, मैंने प्रोफाइल लिख दिया एट्रीब्यूट में। उसके बाद चाहिए मुझे नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद मुझे चाहिए एक बैक का बटन, मैंने बैक लिख दिया। अच्छा क्लास मैंने इतना काम करा लेकिन कोई फर्क नहीं आया। वो फर्क इस वजह से नहीं आया क्योंकि अभी तो मैंने बटन को एक एट्रीब्यूट दिया है, उसके ऊपर काम थोड़ी ना करा है। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें किसी भी एलिमेंट को, जैसे हम लोग क्लास देते हैं ना, किसी भी एलिमेंट को क्लास नेम हमने ये पास कर दिया, सिंपल वही काम कर रहे हैं हम लोगों ने क्लास। अब हम लोगों ने बटन में एक नेम नाम का एट्रीब्यूट पास कर दिया, ठीक है। मतलब सेम एट्रीब्यूट है सेम नाम से और उनमें वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब यहां पर आऊंगा क्लास और यहां पर अब मुझे करना यह है कि इन सब वैल्यूज को मुझे यहां पे गेट करना है। ये जो मैंने पास करा है ना बटन, तो हमारा कंपोनेंट सेम है लेकिन उनमें जो नेम एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। अब मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे चाहिए, तो थ्रू प्रॉप्स में ही काम कर सकता हूँ। बटन के पैरेंथेसिस पे आप यहाँ पे लगाएंगे प्रॉप्स, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर देंगे और सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके चेक करेंगे कि आपको प्रॉप्स में मिल क्या रहा है। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई जो मैंने बताया? चले मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लास मैंने करा ये कि बटन का कंपोनेंट मैं इस app.js में पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बटन्स तो आ रहे हैं लेकिन उनमें जो वैल्यू है, मतलब सारे साइन अप के बटन आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे एक साइन अप का बटन चाहिए, एक लॉगिन का चाहिए, एक नेक्स्ट का बटन चाहिए, एक प्रोफाइल का चाहिए और एक बैक का चाहिए। तो बटन सेम हो लेकिन उनमें जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ये नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है ये फिक्स नहीं है, आप कुछ कोई सा भी एट्रीब्यूट पास कर दें, आप टाइप पास कर दें, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कॉपी करा, मैंने पेस्ट करा, पेस्ट 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 पेस्ट। आप टाइप नाम का एट्रीब्यूट पास कर दें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे एक साइन अप का चाहिए, लॉगिन का चाहिए, प्रोफाइल, नेक्स्ट और बैक का, ठीक है। तो क्लास मैंने क्या करा कि बटन जो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है एक कंपोनेंट, उसके अंदर मैंने समझ लें एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊं, फंक्शन को जब मैं कॉल करूं नीचे, तो फंक्शन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट मतलब कॉलिंग फंक्शन में अगर मैं कोई चीज़ पास कर दूं तो गेट उसको मैं फंक्शन के पैरामीटर में करूंगा। तो सिंपल समझ लें कि बटन हमारा कॉलिंग फंक्शन है और इसमें एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया टाइप का एट्रीब्यूट और उसमें वैल्यू साइन अप की, और यहां पर आके मैंने प्रॉप्स में उन चीज़ों को गेट कर लिया और सिंपल इसको मैंने कंसोल करके आपको चेक करवा रहा हूं कि इसमें मुझे मिल क्या रहा है। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, मैं कंसोल पे जाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास, मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास क्लास बहुत सारे बटन्स आ रहे हैं जो मुझे चाहिए थे। नेक्स्ट का टाइप आ रहा है साइन अप, फिर लॉगिन आ रहा है, फिर प्रोफाइल आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर बैक। मतलब जितने बटन्स मैंने पास करे थे वो सब मुझे मिलना है। कहाँ पे मिलना है क्लास? इस कंसोल डॉट लॉग, मतलब इस प्रॉप्स में मिलना है। अब क्लास मुझे करना है ये कि अब जाहिर सी बात है मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी है, अब इसको मैं ऐसे हटा दूंगा, बल्कि हटाए मत, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ ना तो क्लास, तो टाइप हमारे पास एक की है, उसकी वैल्यू प्रोफाइल है। इसी तरह हमारे पास एक
ऑब्जेक्ट है उसकी की है टाइप और उसकी वैल्यू है बैक। तो मतलब प्रॉप्स में मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मुझे करना ये है कि प्रॉप्स डॉट टाइप करना है। जाहिर सी बात है मैं टाइप को टारगेट करूंगा क्योंकि टाइप के अंदर ही मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। क्लास समझ में आ रही है बात? प्रॉप्स में हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हो क्या रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट को जब मैं ओपन कर रहा हूं तो उसमें एक टाइप नाम की है और उसकी वैल्यू साइन अप लॉग इन अलग अलग नाम की वैल्यू है। तो प्रॉप्स में मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के प्रॉप्स डॉट टाइप कर दूं तो ये बात आप लोगों को समझ में आती है। मतलब प्रॉप्स तमाम ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करेगा और डॉट टाइप उसकी की को टारगेट करेगा। तो मतलब मुझे वैल्यूज मिल जाएगी। मैं इसको सेव करता हूं यहां पर आके जी क्लास। अब ये क्या हुआ भाई, मुझे तो वैल्यूज चाहिए थी साइन अप लॉग इन, इसने मुझे प्रॉप्स डॉट टाइप क्यों दे दिया? जी क्लास बताएं क्या गलती करी है मैंने? बिल्कुल सही, यासीन अली ने बोला कि कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें। भाई जाहिर सी बात है, जब मैं ऊपर एक जावास्क्रिप्ट में प्रॉप्स पास कर रहा हूं तो यहां पर जब मैं HTML में यूज करूंगा तो कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू करूंगा। अब इसको सेव करके मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास देखें अलग अलग नाम के बटन आ गए। तो ये होता है, ये एक पावर है प्रॉप्स की कि अगर आपको कंपोनेंट अगर आप बना रहे हैं और उस कंपोनेंट को आप कहीं पे भी कॉल कर रहे हैं और अगर आपके पास वो कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करनी है तो थ्रू प्रॉप्स। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस बटन को, जो मैंने बटन यहाँ पे कॉल करा है, इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, किसी भी नाम का एट्रीब्यूट बना उसमें वैल्यू दे दो जो आपको वैल्यू पास करनी है उस कंपोनेंट में। यहाँ पे आके प्रॉप्स में वो चीज गेट कर लो, पहले कंसोल करके चेक करो कि आपको वो प्रॉप्स मिल भी रहे नहीं मिल रहे, और उसके बाद प्रॉप्स डॉट पर्टिकुलर की के थ्रू टारगेट करके आप उसको कंपोनेंट में रेंडर करवा सकते हो। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा क्लास, अभी हम प्रॉप्स पे काम करेंगे मजीद। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है? क्लास कर रही है कि मुझे अपने मिसाल के तौर पे कोई भी चीज हो सकती है, वो इनपुट भी हो सकता है, वो स्लाइडर भी हो सकता है, वो हेडर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपने उसका एक कंपोनेंट बना लिया। जैसे कंपोनेंट के फोल्डर में मैंने एक कंपोनेंट बनाया बटन डॉट जेएस, इसके अंदर पूरा कोड है, ठीक है? इसको मैंने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट, अब ये डिफॉल्ट क्या चीज है? डिफॉल्ट मतलब कि बाय डिफॉल्ट एक ही चीज मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे इस फाइल में एक बटन का कंपोनेंट बना हुआ है, एक इनपुट का भी बना हुआ है इसी फाइल में, और अगर मुझे दोनों कंपोनेंट यहां से एक्सपोर्ट करने तो वो कैसे करूंगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम कोई एक कंपोनेंट को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग डिफॉल्ट लिखते हैं, लेकिन अगर हम मोर देन वन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करवाएंगे तो डिफॉल्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे वो हम आज इंशाल्लाह देख लेंगे। तो क्लास करा ये मैंने कि बटन तो मेरे पास आ रहे थे सेम, साइन अप साइन अप साइन अप, लेकिन मसला ये आ रहा था कि अभी जो मेरे पास मुझे ये वाली फिगर चाहिए थी कि एक साइन अप का आ जाए, एक लॉग इन का आ जाए, प्रोफाइल, नेक्स्ट और बैक, मेरे पास ये आ नहीं रहा था। तो मैंने करा ये कि मैंने बटन जो मैंने कंपोनेंट कॉल करा हुआ है app.js में, मैंने उसके अंदर प्रॉप्स पास कर दिए। हमारे पास एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, ये फिक्स नहीं है। जैसे टाइप है, नेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट नेम, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि आपको बटन में वो चीजें दिखानी भी हैं। तो मैंने इस बटन के कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन पास कर दी, फिर कंपोनेंट में आया, यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसको मैंने कंसोल में देखा। तो कंसोल पे जब मैंने देखा तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे इन वैल्यूज के, बटन्स के ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे बस। और उनके अंदर जब मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा था तो उनके अंदर टाइप थी और उस टाइप के अंदर मेरी वो इंडिविजुअल वैल्यू थी। बस मैंने वो JSX के अंदर बटन के अंदर प्रॉप्स डॉट टाइप कर दिया तो मेरे पास उसकी वैल्यू यहाँ पर रेंडर हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे एक बैक का बटन है, एक नेक्स्ट का है, प्रोफाइल, लॉगिन और साइन अप। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी प्रॉप्स की। क्लास इतनी बात सबको क्लियर होती है? जल्दी से बताएंगे। क्लास हम लोग ना आज कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग, जैसे हम लोगों ने HTML CSS पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप भी देखा, टेलविंड भी देखा। तो क्या था टेलविंड और बूटस्ट्रैप?
बूटस्ट्रैप आपके पास फ्रेमवर्क था CSS का, और टेलमेंट आपके पास लाइब्रेरी थी। तो ये होती हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो रिएक्ट के अंदर हम जो CSS का फ्रेमवर्क यूज करेंगे क्लास, वो है आपके पास मटीरियल UI। ये मटीरियल UI आपके पास रिएक्ट की जो स्टाइलिंग उसका फ्रेमवर्क है, इसके अंदर मटीरियल यूआई के अंदर रिएक्ट के कंपोनेंट्स बने हुए हैं स्टाइलिंग के। मतलब अगर आपको कार्ड चाहिए, अगर आपको बटन चाहिए, तो रिएक्ट के मतलब रिएक्ट को यूज करते हुए ये कंपोनेंट्स बनाए गए। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। बड़े बड़े डेवलपर्स इन मटीरियल यूआई को यूज करते हैं, तो हम लोग ये यूज करने वाले हैं आज। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये प्रॉप्स जो मैंने लिखा है ना, आपको समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि प्रॉप्स जो मतलब जो मैंने यहाँ से पास करे हैं वैल्यूज, वो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स की सूरत में मिलेंगे। अभी जो प्रॉप्स लिखा है ज़रूरी नहीं है भाई मैं अपना नाम लिख दूं फराज, कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं। चेक करते हैं। कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, आप चेक करते हैं। लेकिन क्लास अब भी मेरे पास काम चल रहा है। मैंने अपना नाम लिखा तो तब भी मेरे पास वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए, और जो मोस्टली डेवलपर्स काम करते हैं वो प्रॉप्स ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पे प्रॉप्स ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल यूआई को। आप लोग गूगल पे लिखेंगे मटेरियल यूआई, पहले लिंक पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सिंपल गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। अच्छा क्लास, अब आपको करना ये है कि अब आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट, आपकी जो एप्लीकेशन है रिएक्ट की, उसके अंदर मटेरियल यूआई इंस्टॉल करना है। मैं आता हूँ यहाँ पर गेट स्टार्टेड में, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। आप आएंगे इंस्टॉलेशन पे, और यहाँ पे आके सबसे पहले आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने कॉपी करा और आते हैं अपने फोल्डर में। अच्छा, लिंक्स को क्लास कॉपी करेंगे और यहाँ पे CMD ओपन करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट, और सिंपल इसको एंटर करके आप ये चीज़ इंस्टॉल कर लेंगे। क्लास दोबारा बता दूं, आप लोग जब इस जगह पे पहुंचेंगे, इस वाली विंडो पर जब आप आएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट विंडो ओपन पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, और जो पहली वाली कमांड है उसको कॉपी करेंगे npm वाली, और अपने पास फोल्डर में CMD ओपन करके पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं सर्वर बंद कर देता हूँ। अच्छा क्लास, कोई भी आप कमांड चलाएं, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब आप चलाएं ना क्लास, तो लाजमी सर्वर को बंद करके फिर कमांड चलाएं। वरना होगा ये कि जब आप लोकल सर्वर पर रिएक्ट एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें चलती नहीं है सही तरीके से। तो बेस्ट तरीका ये है कि कुछ भी आप इंस्टॉल करें, बूटस्ट्रैप करें, मटेरियल यूआई करें, कुछ भी करें, तो पहले सर्वर बंद करें और उसके बाद वो कमांड्स चलाएं। क्लास आप लोग भी अपने पास ये चीज़ कर लें जल्दी से। क्लास मेरे पास सबसे पहली वाली कमांड चली गई है। उसके बाद मैं करूँगा ये पहले वाली कमांड मैंने चला ली क्लास। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सेकंड वाली कमांड चलाएंगे। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे ऐड करता हूँ पेस्ट, एंटर करेंगे, इसको भी चला लेते हैं। पास यहाँ पे दो कमांड्स चल गई, ठीक है। अब आप करना ये है कि अब आप आएंगे कंपोनेंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बूटस्ट्रैप में था, कंपोनेंट्स के अंदर आते थे, आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते थे। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेक्स्ट फील्ड आपका इनपुट है, बटन है, ग्रुप बटन्स हैं, रेडियो बटन्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले, देखिए अगर आपको मैं बटन दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बटन्स है, आउटलाइन है, कंटेंट है, टेक्स्ट है। ये बटन्स बने हुए और ये इनका नीचे कोड है। और भी हमारे पास कुछ आउटलाइन बटन्स है। तो ये है कि आप लोग अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, तो आप मटेरियल यूआई लाजमी यूज़ करें, ठीक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। अब टेक्स्ट फील्ड पर आप आएंगे, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं टेक्स्ट फील्ड के बारे में, तो गूगल भी, जो आपका गूगल है, अगर आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने इनपुट फील्ड देखी हो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, gmail.com पे मैं जाता हूँ,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं अनदर अकाउंट करूँ, अच्छा अभी आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास इनपुट फील्ड है, ठीक है। इसमें एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है ईमेल और फोन। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये जो प्लेस होल्डर था ये ऊपर चला गया हेडिंग के तौर पर। देखें क्लास, ये वाली बात सब देख रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है बॉर्डर, और ये प्लेस होल्डर ऊपर जाके पेस्ट हो रहा है। गूगल ने भी मटेरियल यूआई यूज करी हुई है। ये जो इनपुट है ना क्लास, ये मटेरियल यूआई का इनपुट है। गूगल ने भी मटेरियल यूआई यूज करी हुई है। अब कैसे, अगर मैं इनपुट पे आऊँ आपको दिखाऊं, देखें सिंपल, ये एक आउटलाइन है, एक प्लेस होल्डर है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये भी ऊपर चला गया, मैंने बाहर क्लिक करा, वापस आ गया। तो क्लास, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस और बहुत ही फास्टेस्ट फ्रेमवर्क है ये आपके पास। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो जब गूगल ने यूज़ करा हो इस चीज़ को, तो आपको भी ये चीज़ लाजमी यूज़ करनी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यूज़ करना ज़रूरी है। क्लास क्लियर है आपको सबको? बिल्कुल बिल्कुल। मटेरियल यूआई की तरह अगर आप लोग बूटस्ट्रैप या टेलविंड के ऊपर जाएं, तो वहाँ पे भी आप सिंपल, आपको कमांड्स वो देगा डॉक्यूमेंटेशन, आप सिंपल कॉपी पेस्ट करें और इंस्टॉल करें उन कमांड्स को, और उसके बाद फिर आप लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे लिखें मटीरियल यूआई लिखेंगे, आपको पहला लिंक मिल जाएगा। सिंपल आप इसके ऊपर जाइए, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको सिंपल आना है यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे, और यहाँ पे आप एक ये वाली कमांड चलाएंगे और एक ये वाली कमांड चलाएंगे लोकल सर्वर को बंद करके, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दोनों कमांड्स चल चुकी हैं, तो मैं अब यहाँ पे आके अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट। अच्छा क्लास, कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट का, तो आपको हर दफ़ा मटेरियल यूआई इंस्टॉल करनी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। अब ये मटेरियल यूआई आपकी रिएक्ट में तो इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन आपको करनी है। तो आपको जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको लाजमी ये दो कमांड्स चलानी है। अगर नहीं चलाएंगे तो मटेरियल यूआई आपके पास नहीं चलेगी, और ना ही कोई अदर फ्रेमवर्क। अच्छा क्लास, मुझे अब चेक करना है कि जो मटेरियल यूआई जो मेरे इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो गई है या नहीं हुई है, मुझे चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप लोग जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में। जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे @MUI मटीरियल यूआई के मटीरियल्स भी यहाँ पे मौजूद है, मटीरियल यूआई का स्टाइल इंजन भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटीरियल यूआई मेरे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ आराम से। तो अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें, उसको इंस्टॉल करें, तो लाजमी पैकेज डॉट जेसन में आकर देख लीजिएगा कि उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम और उसका वर्जन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो इसका मतलब कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको दोबारा कमांड चलानी पड़ेगी। हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो एक दफ़ा लाजमी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मटेरियल यूआई के फ्रेमवर्क जो है हमारे पास, उसको यूज़ कीजिएगा। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्लास मुझे करना ये है कि अब मुझे क्लास कार्ड्स बनाने। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं olx.com पे जाऊं ना क्लास, सॉरी, मैं OLX पे जाता हूं क्लास, ये OLX की वेबसाइट आपके पास रिएक्ट पे बनी हुई है। ये जो OLX की वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिएक्ट पे बनी हुई है। अच्छा, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्लास, ये कार्ड्स आप लोग देख रहे हैं, ये कार्ड्स, इनका जो स्ट्रक्चर आप देखें बिल्कुल सेम है। अगर फर्क है तो सिर्फ किस चीज़ का, इमेजेस का, टेक्स्ट का, और बाकी जो हमारे पास कार्ड है, ये जो हार्ड बना हुआ है, ये जो स्टाइलिंग है इस कार्ड की, वो तमाम तकरीबन सबकी सेम है। बस फर्क है तो सिर्फ इमेज का, टेक्स्ट का और कुछ डिस्क्रिप्शन का। बाकी हमारे पास पूरी सेम चीज़ यहाँ पे बनी हुई है।
तो क्लास ये वाली बात सबको समझ में आती है? ऐसा है कि नहीं कि तमाम कार्ड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम है, बस फर्क है तो सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट का फर्क है, बाकी कार्ड्स हमारे पास तकरीबन सेम है सब में। अगर आप लोगों को दिखाऊं मैं, ये देखें सब में सेम है कार्ड, ठीक है। तो क्लास ये जो कार्ड है ना क्लास, ये भी कार्ड हमारे पास मटेरियल यूआई में मौजूद है। मतलब आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि गूगल भी मटेरियल यूआई यूज कर रहा है, OLX पाकिस्तान की बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो भी मटेरियल यूआई के फ्रेमवर्क यूज कर रही है। तो आप देखें कितना पॉपुलर फ्रेमवर्क है ये। तो अब मुझे क्लास करना ये है कि मैं अभी बनाऊं, अभी के लिए सिर्फ 4 कार्ड्स बनाऊं, मैं 4 कार्ड बनाऊं मटेरियल यूआई के, मतलब मटेरियल यूआई से कंपोनेंट उठाऊं, कॉपी पेस्ट करूं और अपने पास यूज करूं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आप सर्च करेंगे क्लास कार्ड, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कार्ड आ गया, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक आपके पास ये बेसिक सा कार्ड है, उसके बाद फिर ये देखें ये एक और कार्ड हमारे पास आ गया, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लोगो है, कुछ इमेज है, कुछ टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास ये वाला भी कार्ड आ गया, ये वाला भी हमारे पास सेम टू सेम कार्ड्स हमारे पास ये बहुत सारे बने हुए रखे हैं, ठीक है क्लास। अब मुझे क्लास करना ये है कि मुझे ये वाला जो कार्ड है ना क्लास, ये कार्ड मुझे अपने वेब पेज में यूज करना है, रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज करना है। तो क्लास ये आपके पास कार्ड बने हुए और नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रहा है शो कोड का, आप इसके ऊपर क्लिक करें और क्लास आपको करना ये है कि ये पूरा कोड जो है ना, ये पूरा कोड आपको, सॉरी ऊपर में आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का, मैंने कॉपी कर लिया इस पूरे कोड को और यहाँ पे आके मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ क्लास मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट था बटन का। अब मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ क्लास किसका, card.js का। मैंने कंपोनेंट बनाया, फाइल बनाई और उसके अंदर मैंने वो पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई सबको? कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, मटेरियल और टेलवेंट को एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है यूज। उसकी वजह यह है कि कभी कभार क्लासेस का भी फर्क आता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो जब मैंने आप लोगों को टेलवेंट पढ़ाई तो उसमें क्लासेस बहुत यूज हो रही थी। हो सकता है कुछ क्लासेस का नाम इस मटेरियल यूआई की क्लासेस से मिलता हो, तो स्टाइलिंग वो अप्लाई हो या ना हो। तो कोशिश करें कोई एक फ्रेमवर्क यूज करें। अगर टेलवेंट करें तो टेलवेंट पर ही अपनी पूरी वेबसाइट को डिजाइन करें, और अगर मटेरियल पे यूज कर रहे हैं तो मटेरियल पे काम करें, ठीक है क्लास। तो हम लोग करते ही हैं। अब हम लोगों ने क्लास करा ये कि कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हम लोग आए और एक फाइल बनाई card.js और उसके अंदर पूरा हमने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अब जाहिर सी बात है मुझे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना है, तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन को बनाया और यहीं से एक्सपोर्ट कर दिया। क्लास आप ये वाला भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने जब यहाँ पे बटन का अपना कंपोनेंट बनाया था तो ऊपर फंक्शन बनाया था बटन का और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर रहा था। मैं चाहूँ तो उसको कॉपी करके ये वाला काम भी कर सकता हूँ। अब मुझे ये वाले इस काम की जरूरत नहीं है। क्लास में ये वाला काम भी कर सकता हूँ कि ऊपर ही फंक्शन बनाया बटन का और उसको उसी वक्त मैंने उसी लाइन में एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैं ये वाला काम भी कर सकता हूँ और मैं ये वाला काम भी कर सकता हूँ, दोनों चीजें आपके पास पॉसिबल है। क्लास इतनी बात सबको क्लियर हुई? इस कार्ड को मुझे यूज करना है अपने वेब पेज में। नीचे आया, इसका पूरा कोड मैंने कॉपी करा और एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई card.js और उसके अंदर मैंने पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे जो एक्सपोर्ट करना है फंक्शन, वो मीडिया यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो मीडिया कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है मीडिया कार्ड का, तो मतलब जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो मीडिया कार्ड लिखेंगे। तो मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं कार्ड के थ्रू ही करूँ। मैं इसको बस कार्ड कर दिया फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्लास मैं इंपोर्ट करूंगा कार्ड को। मैंने करा इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम, अब मुझे पाथ देना है, ./components के अंदर गया और मैं गया कार्ड्स पे। क्लास इंपोर्ट सबको समझ में आया? कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है क्लास, चले। अब
करते ये हैं कि हम लोगों ने इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, कार्ड्स और बटन्स को मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आके सिंपल मैं उस कार्ड को रेंडर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव करा क्लास। अब चेक करते हैं। क्या एरर आ रहा है मेरे पास, चेक कर लेते हैं। अच्छा, सही है। इसको कार्ड्स कर देते हैं, यहाँ पर भी कार्ड्स कर देते हैं और यहाँ पर भी कार्ड्स कर देते हैं। अच्छा, क्लास थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपको रेंडर करके दे देगा। देखिए क्लास, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कार्ड बना हुआ आ गया। ठीक है, मैं अपनी नॉर्मल 100 स्क्रीन पर आ जाता हूँ। तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कार्ड बना हुआ आ गया। अच्छा क्लास, अब जाहिर सी बात है, जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हैं, कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज करें, तो आपको लाजमी कस्टम स्टाइलिंग यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर 8 कार्ड यूज कर लें स्लाइडर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि प्रॉप्स को किस तरह यूज करते हैं, बाकी जो स्टाइलिंग है वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लस मुझे करना ये है कि इस कार्ड को मुझे 4 दफा यूज करना है, तो मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्लास मेरे पास आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 कार्ड्स आ चुके हैं चारों। अब क्लास मुझे करना ये है कि अब जाहिर सी बात है इमेज हमें अब लेकर आनी है, तो हम लोग करते ये है कि अब मुझे हर कार्ड पे क्लास इमेज अलग अलग चाहिए। कार्ड तो मेरे पास सेम आ गए, अब मुझे हर कार्ड पे इमेज डिफरेंट चाहिए, मुझे टाइटल डिफरेंट चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन डिफरेंट चाहिए। बटन्स को हम लोग सेम रहने देते हैं। ठीक है, तो क्लास जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज उठा लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर आके इमेज के अंदर हम वो चीज पास कर देते हैं, पेस्ट। चेक करते हैं, तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ बटन के कार्ड के कंपोनेंट में गया और इमेज के अंदर मैंने वो इमेज लगा दी। ठीक है, और आप देख सकते हैं मेरे पास चारों कार्ड्स के अंदर वो इमेज सेम आ रही है। अच्छा क्लास, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? अगर इतनी बात सबको समझ में आई, फिर आगे चलते हैं। एस क्यों लगाया कार्ड के आगे? अच्छा, मैंने एस इसलिए इस वजह से लगाया क्योंकि ना देखें, पहले यहाँ पे मैं कार्ड कर रहा था फंक्शन का नाम, तो वो हो नहीं रहा था। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड नाम का एलिमेंट बना हुआ है जो कि मटेरियल यूआई का है। तो ये कार्ड एक एलिमेंट है और ये वाला कार्ड दोनों सेम हो रहे थे नेम की वजह से, तो वो रेंडर नहीं कर रहा था। आप यहाँ पे जितना भी एस एस लगा दें तब भी चलेगा, लेकिन जब मैं सेम कर रहा था ना क्लास, तो वो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों सेम समझ रहा था, तो अलग करने के लिए मैंने एस लगाया। मैंने वही कहा कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने कंपोनेंट को। ठीक है, तो मैंने सिंपल यही वाला काम करा। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? कोई सवाल यहाँ तक? फंक्शन ऐप को कमेंट करें, मैंने तो सिर्फ बटन इंपोर्ट और बटन्स को कमेंट करा है। हमारा फंक्शन जो ऐप नाम का है वो हमारा चल रहा है नॉर्मली, मैंने सिर्फ कार्ड्स को रेंडर करा है। अब क्लास मेरे पास हो ये रहा है कि मैंने इमेज का जो यूआरएल है वो कॉपी करा और कार्ड्स के अंदर इमेज के अंदर मैंने वो लिंक पास कर दिया। तो अब हो ये रहा है कि जितने भी मेरे पास कार्ड्स हैं उन सब में मेरे पास इमेजेस आ रही हैं। अब मुझे अलग अलग इमेज चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा क्लास में, जल्दी से बताएंगे? बिल्कुल मटेरियल यूआई पे कार्ड्स का कोड मौजूद है, रिएक्ट पे है, बिल्कुल आपको बस कॉपी और पेस्ट करना है बस। जी क्लास, यहाँ तो बात सबको क्लियर है? मुझे बताएं, मैं इन इमेज जो मेरे पास इमेजेस सेम आ रही हैं इनको मुझे अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग शो करवाना है, तो कैसे करूंगा ये काम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रॉप्स के थ्रू करूंगा क्लास में। अब कैसे करूंगा वो देखते हैं। क्लास मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने
app.js में 4 दफा मैंने कार्ड्स को कॉल करा हुआ है। क्लास यहाँ पर आके मैं कोई सा भी एट्रीब्यूट पास कर दूंगा। मैंने कहा इमेज src, ये खुद मैंने एट्रीब्यूट का नेम दिया है और इसके अंदर हर कार्ड का इंडिविजुअल इमेज एड्रेस यहाँ पास कर दूंगा और फिर यहाँ पे आके गेट कर लूंगा इस कंपोनेंट में आके और यूज करूंगा। तो होगा ये कि अलग अलग इमेज मेरे पास आएंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो इस कार्ड का जो ये मेरी वाली इमेज है इसको कॉपी करते हैं, पहली वाली इमेज पहले वाले कार्ड के साथ। उसके बाद मैंने इसी चीज को कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा। अच्छा क्लास, अब दूसरी इमेजेस ले लेते हैं हम लोग। मैं नीचे आता हूँ, एक ये वाली इमेज उठा लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं हम लोग कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर आके हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरी इमेज उठा लेते हैं हम लोग, एक ये वाली उठा लेते हैं, करा मैंने इसको यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर एक लास्ट इमेज उठा लेते हैं हम लोग, ये वाली। ठीक है, इसको करते हैं हम कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आकर हम लोग कर देते हैं इसको पेस्ट। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? कोई सवाल यहाँ तक तो पूछ ले, क्योंकि कार्ड्स मेरे पास app.js में रेंडर हो रहे थे। मैंने उनके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करा, मतलब कि पेरेंट को एक डाटा दिया, एक इंफॉर्मेशन दी इमेज src एट्रीब्यूट के नाम से। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? क्लास मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स ऐसे मत करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर आप आगे नेक्स्ट ईयर जैसे फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर फंक्शन एरर आ रहा है कार्ड का, तो एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने वो कोड सही तरह कॉपी नहीं करा होगा। ठीक है, कोड को कॉपी सही तरीके से करें। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं क्लास, एक जावास्क्रिप्ट और एक टाइपस्क्रिप्ट का। हो सकता है आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आप इसको सिलेक्ट करें, जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करें और इसका कोड फिर कॉपी करके पेस्ट करें तो आपके पास चलेगा। ठीक है, आपने टाइपस्क्रिप्ट का कर दिया होगा तो उस वजह से हमारे पास एरर आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल मैंने app.css को भी कमेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं स्टाइलिंग कुछ कर नहीं रहा तो मैंने अभी बाय डिफॉल्ट को कमेंट पे रखा। चले मैं इसको मैं थोड़ी कस्टम CSS भी करके दिखा दूंगा। क्लास यहाँ तक बात सबको क्लियर है? जल्दी से बता दें। मैं इन कार्ड्स के ऊपर थोड़ी कस्टम भी करके दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब क्लास मैंने कार्ड्स जो मैं जितनी दफा कॉल करा है उसको मैंने एक इमेज src का एट्रीब्यूट पास कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन पास करी है पेरेंट को, ये चाइल्ड है क्लास। ये जो कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ना app.js की फाइल में, ये हमारे पास चाइल्ड है। मैं अब चाइल्ड से पेरेंट को डाटा भेजूंगा। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर आके वो रिसीव करेगा यहाँ पे प्रॉप्स पे। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि प्रॉप्स जरूरी नहीं है यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे आप अपने नाम से भी गेट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉप्स यूज करा। अच्छा, उसके बाद क्लास अब प्रॉप्स में हो क्या रहा होगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होंगे। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे console.log, अगर मैं आपको प्रॉप्स दिखाऊं, यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करता हूँ, कंसोल ओपन करके आपको दिखाऊं। देखें क्लास मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इमेज src, मतलब हर ऑब्जेक्ट का src डिफरेंट है। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि props डॉट इमेज src करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे बटन में करा था। क्लास याद है सबको? ये props में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था, उसके अंदर से हमने टाइप को की को कॉल करा तो हमारे पास की टाइप की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग करेंगे क्लास क्या, props में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हम इस इमेज के अंदर से URL को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास भी हटाएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्लास क्या यूज करना है, JSX। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है HTML के अंदर तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। मैंने कहा props डॉट इमेज src। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई सवाल यहाँ पे किसी का? इमेज पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के props डॉट src कर दिया, मतलब अब यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड का इमेज का लिंक आएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इंडिविजुअल कार्ड में मेरे पास अलग अलग इमेज आ रही है। क्लास यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? कोई सवाल यहाँ तक तो है तो पूछ लें। उसके बाद हमने ये काम तो कर लिया क्लास कि हमारे पास जो इमेजेस हैं
सॉरी, जो हमारे पास ये जो इमेजेस हैं ये तो हमारे पास हर कार्ड में इंडिविजुअल आ रही हैं। अब हमें क्लास काम करना है किस पे, ये हमारे पास टाइटल होता है, कार्ड्स के अंदर टाइटल होता है। अब ये टाइटल भी चेंज करना है, सब में सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे क्लास, हम नीचे आते हैं app.js में आके यहाँ पे एक और प्रॉप्स पास करेंगे टाइटल के नाम से। किसी भी चीज से मतलब कोई सा भी एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, वही वाली बात आ गई। मैंने पास करा लैपटॉप कोर i5, ठीक है, कोर i5 8 जनरेशन। ठीक है क्लास, मैंने यहाँ पे एक टाइटल पास कर दिया। मुझे करना ये कि जो ये मैं टाइटल लिखा है लैपटॉप कोर i5, ये यहाँ पे मुझे नजर आए, अलग अलग सबका अलग अलग नजर आए मुझे टाइटल। ठीक है, तो मैं इसी प्रॉप्स को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, नीचे भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ। अब ऊपर कोर i5 है, कोर i7 कर लेते हैं 10 जनरेशन। उसके बाद फिर अच्छा ये डेल का लैपटॉप है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये है HP का। उसके बाद हमारे पास ये है लीनोवो का। अच्छा कोर i3 कर लेते हैं इसको 6 जनरेशन, और इसको कर लेते हैं 10 जनरेशन कोर 2 इसको कोर 2 कर लेते हैं और इसको भी हम कर देते हैं डेल। तो क्लास हुआ क्या कि पहला जो मैंने एट्रीब्यूट पास करा था कार्ड्स का इमेज SRC का, दूसरा एट्रीब्यूट पास करा क्लास कौन सा, टाइटल का। अच्छा क्लास मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉप्स जो एक ऑब्जेक्ट है उसमें अब मुझे एक के बजाय दो की मिलेंगी। पहले तो एक खाली हर ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज SRC मिल रहा था, अब मुझे दोनों चीजें मिलेंगी। अगर मैं इसको ओपन करूं, देखें एक मुझे टाइटल भी मिल रहा है जो मैंने पास करा और मुझे इमेज SRC भी मिल रहा है। अब क्लास करना यह है कि प्रॉप्स को मैंने करा कॉपी। अच्छा जहां पर भी मुझे, अब जाहिर सी बात है ये चीज मुझे हर कार्ड पे दिख रही है, इसको मैंने हटाया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, प्रॉप्स डॉट टाइटल, इसको सेव करेंगे, चेक करके देखते हैं तो हमारे पास देख लें टाइटल भी हमारे पास चेंज हो चुके हैं इंडिविजुअल। जी क्लास यहां तक बात सबको क्लियर हुई? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें। बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल स्टैटिक काम करा है। आगे जाके जब हम लोग फैच से एपीआई कॉल करवाएंगे, एपीआई कॉल जब हम करवाएंगे तो वहां से जो डाटा आ रहा होगा उनको हम कार्ड्स पे भी शो करवाएंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस रिएक्ट को एंड करेंगे। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछ लें, रिपीट करना है तो रिपीट कर दूंगा, फिर हम आगे चलते हैं। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लास मैंने वही वाला काम करा जो मैंने इमेजेस में करा था। अब जाहिर सी बात है मुझे हर कार्ड की जो इमेज है वो अलग चाहिए, हर कार्ड का जो टाइटल है वो अलग चाहिए, एंड XYZ कोई भी चीज़ हो। तो अलग अलग करने के लिए क्लास में प्रॉप्स यूज़ करता हूँ। प्रॉप्स हमें ये पावर देता है कि आप कंपोनेंट तो सेम बना सकते हो, लेकिन उनमें जो चीज़ें हैं वो आप डिफरेंट कर सकते हो, वो आप चेंजेस कर सकते हो थ्रू प्रॉप्स में। तो प्रॉप्स का ये पावर होता है। अब हुआ क्या कि मैंने जब कार्ड्स को रेंडर करा तो कार्ड्स मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे थे, इमेजेस भी आ रही थी सेम टू सेम, टाइटल एंड सो ऑन। मुझे करना ये था कि पहले मुझे इमेज चेंज करनी थी। पहले तो मैंने इमेज SRC करा तो तमाम इमेजेस मेरे पास सेम आ रही थी, ये वाली तमाम सेम इमेजेस आ रही थी। पहला काम मुझे करना था क्लास के मुझे हर कार्ड के ऊपर अलग अलग इमेज मुझे यहाँ पे रेंडर करवानी थी। ठीक है, तो उसके लिए क्लास करा ये मैंने, जहाँ पे मैंने कार्ड्स को रेंडर करवाया है app.js की फाइल के अंदर, वहां पे मैंने एक एट्रीब्यूट पास कर दिया इमेज SRC। फिर वही कहूंगा कि आप कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम से भी एट्रीब्यूट बना सकते हैं, उसको वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मैंने हर कार्ड के अंदर अलग अलग URL इमेज पास कर दी, और यहां पर आके मैंने प्रॉप्स के थ्रू उस इमेज SRC एट्रीब्यूट को गेट कर लिया। अब जब मैंने प्रॉप्स को कंसोल करा और मैंने आपको दिखाया था, तो वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास वो तमाम चीजें आ रही थी। इसको मैं ओपन करूंगा, देखें तो हर जो प्रॉप्स ये जो आ रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये प्रॉप्स के थ्रू आ रहे हैं जो मैंने कंसोल करा है यहाँ पर। तो जो मैंने वैल्यू भेजी थी कार्ड्स से, अब कार्ड्स के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट भेजे, एक है हमारे पास टाइटल का और एक है SRC का।
दोनों में देख सकते हैं आप लोग सेम एट्रीब्यूट पास करे हुए, तो मेरे पास यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज हैं, उनकी वैल्यूज अलग अलग है। ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले का अलग है, सबसे ऊपर जाऊं ऑब्जेक्ट वाले का इसका अलग है। बस मुझे करना ये था कि प्रॉप्स में जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट, बस इमेज की जगह मैंने props डॉट src कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की की मैं डॉट से ही टारगेट करता हूँ। तो इमेज के अंदर मैंने डॉट src यहाँ पे पास कर दिया और टाइटल की जगह यहाँ पे मैंने टाइटल पास कर दिया। अब आपको यहाँ पे बॉडी में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का आप एक और एट्रीब्यूट बनाएं, उसमें अलग से डिस्क्रिप्शन दे दें, यहाँ पे आके प्रॉप्स में गेट करें और प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन कर दें, तो आपके पास अलग अलग डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो क्लास ये आप लोगों का सिंपल प्रॉप्स था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। कोई अगर परेशानी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें, फिर हम लोग चलते हैं यूज स्टेट की तरफ। सेम तरीके से होगा जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल पास करा है, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ पास कर दें, ये एट्रीब्यूटेड डिस्क्रिप्शन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे दें सबको, और डिस्क्रिप्शन का जो मटेरियल है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर उसकी जगह हटा के आप यहाँ पे प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ये करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्लास मैंने करा ये, अब मुझे करना ये है कि मुझे अब डिस्क्रिप्शन भी चेंज करनी है। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन को एक और डिस्क्रिप्शन बनाया, कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने दिया डेल लैपटॉप है बहुत अच्छा। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अच्छा सेम यही चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि डेल था, अब यहाँ पे हमारा एच पी आ गया तो हम इसको एच पी कर देंगे, यहाँ पर आके दोबारा पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे लीनोवो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आके हम दोबारा डेल कर देंगे। ठीक है, तो क्लास मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पास कर दी। अब करना ये है कि मुझे प्रॉप्स में वो मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन, तो मैंने करा प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, जो मैंने यहाँ पे पास करा, इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैंने वही चीज़ पास कर दी। इसको सेव करूँगा, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी अलग अलग आ गई। डेल लैपटॉप है बहुत अच्छा, उसके बाद फिर एच पी लैपटॉप है बहुत अच्छा, फिर लीनोवो लैपटॉप है बहुत अच्छा। तो क्लास यहाँ तक बात सब क्लियर हो गई प्रॉप्स के बारे में। अच्छा क्लास, टाइम अभी बहुत शॉर्ट है हमारे पास, अभी हमें यूज स्टेट भी पढ़ना है, फिर टू डू एप्लीकेशन भी बनानी है। अब आप करेंगे ये कि स्टाइलिंग, अब आप कस्टम CSS अप्लाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं ये वर्टिकल आ रहे हैं, मुझे एक रॉ में चाहिए, तो आप लोग फ्लेक्स बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो कार्ड्स हैं, आप एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर ये वाले कार्ड रख देंगे, उस डिव को क्लास दे दें, कस्टम CSS में आके उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ दे दें, तो ये तमाम रॉ में हो जाएंगे। ये इसको करके देखिएगा कस्टम CSS को। ठीक है, ना हो तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन इतना काम सब करें और इसके ऊपर स्टाइलिंग करने की कोशिश करें, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई भी चीज़ हो सकती है उसैफ रहमान, कोई भी चीज़ हो सकती है। अभी तो सिंपल मैंने कार्ड दिखाया, अब इसके अब स्लाइडर है, बटन है, इनपुट है। अगर आपको हर इनपुट का कंटेंट अलग दिखाना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेक्स्ट फील्ड, कहाँ गई टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड। अब मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट में तीन इनपुट है, मतलब अगर मेरी वेबसाइट है उसमें साइन अप और साइन इन का पेज बना रहा हूँ, साइन अप के पेज में मुझे 3 इनपुट चाहिए और लॉगिन में मुझे 2 इनपुट चाहिए, तो इनपुट का कंपोनेंट में एक ही बनाऊंगा, कॉल उसको डिफरेंट पेजों में कर दूंगा। अब उनमें जो कंटेंट है, जैसे इनपुट में अगर यहाँ पे देखें प्लेस होल्डर दिया हुआ था गूगल में कि ईमेल और फोन, तो आप उनका प्लेस होल्डर भी चेंज कर सकते हैं थ्रू प्रॉप्स, तो हर चीज़ कर सकते हैं। अब आप लोग का टास्क ये है कि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको आइकन्स भी दिए हुए, टेबल्स भी दिए हुए, लिस्ट भी दिया हुआ है, और वक्त के साथ साथ हम ये चीज़ें देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होता है, अलर्ट क्या होता है। अलर्ट आप सब लोगों को पता है, प्रोग्रेस भी आप सब लोगों को पता है,
ऐप बार क्या होता है? अच्छा, ऐप बार आपका बेसिकली नैव बार होता है। जैसे आप लोगों का बूट स्ट्रैप में होता है ना नैव बार, यहाँ पे मटेरियल यूआई में आप लोगों का ऐप बार होता है। इसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छे नैव बार दिए हमें। न्यूज़ है, लॉगिन पे क्लिक करें, लॉगिन के पेज में चले जाए। यहाँ पे लॉग आउट का बटन भी दिया हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा, देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है ये। देखें ये आपको बना बनाया पूरा नैव बार दे रहा है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा डैशबोर्ड, अकाउंट लॉग आउट करना होगा, लॉग आउट कर देंगे। बहुत अच्छे अच्छे नैव बार यहाँ पे हैं, बस आपको करना ही है कि इनको यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे मैसेजेस का है, आइकन्स, नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये कुछ ब्लॉग्स वगैरह, इनबॉक्स जो आप लोग वेबसाइट में अपने डालते हैं, बॉटम ऐप बार, वो भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को हम वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस कोशिश करें कि आप खुद से भी इन चीज़ों को यूज़ करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जी, क्लास क्लियर है यहाँ तक? बढ़े हम लोग आगे यूज स्टेट की तरफ। क्लास हम लोगों ने प्रॉप्स देख लिए। प्रॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली आपका डाटा कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, जो आप चाइल्ड टू पेरेंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, अब आते हैं हम लोग क्लास यूज स्टेट पर। अच्छा क्लास, अगर मैं थोड़ा बैक जाऊं, थोड़ा बैक जाऊं रिएक्ट में, तो पहले 2000 आई थिंक 13 या 14 से पहले, हाँ 13-14 से पहले हमारे पास जो रिएक्ट होता था वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे। अभी जो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग फंक्शन कंपोनेंट्स। लेकिन जो पहले रिएक्ट पे काम होता था वो होता था क्लास कंपोनेंट्स में। अब आप लोगों को एडवांस जावास्क्रिप्ट में मैंने क्लास पढ़ाया था, क्लास क्या होता है, और उसका मैंने आउटपुट भी दिखाया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास का जो आउटपुट है दोनों सेम होते हैं, बस सिंटैक्स का फर्क है। तो पहले जो रिएक्ट यूज होते थी वो होते थे, उसके अंदर क्लास कंपोनेंट्स यूज करते थे डेवलपर्स, और नॉर्मली क्लास कंपोनेंट ही होता था हमारा रिएक्ट। 2016 सॉरी 15-16 के बाद फिर हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट्स आए। तो क्लास कंपोनेंट्स में बहुत डिफिकल्टी होती थी क्योंकि क्लास कंपोनेंट बनाना बहुत मुश्किल होता था, उसमें चीज़ें कीवर्ड्स यूज होते थे, बहुत सारी चीज़ें यूज होती थी। अच्छा, वहाँ पे ना हमारे पास यूज स्टेट भी यूज होता था। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास यूज स्टेट भी यूज होता था। लेकिन जब फंक्शन कंपोनेंट्स आए तो अब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम यूज स्टेट हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, क्लास कंपोनेंट में हम लोग स्टेट बनाते थे, ठीक है, लेकिन जब फंक्शन कंपोनेंट आए तो फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट का तो कोई नामो निशान ही नहीं। तो हम लोग यूज स्टेट इंपोर्ट करते हैं क्लास कंपोनेंट से। ठीक है, अच्छा, कुछ हमारे पास ये एक हुक होता है। अब जैसे आप लोग पढ़ें, यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक। जब क्लास कंपोनेंट थी हमारी रिएक्ट, तो वहां पे हुक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहां पे बस यूज स्टेट यूज करते थे हम लोग, क्योंकि क्लास कंपोनेंट का बाय डिफॉल्ट हमारे पास यूज स्टेट होता था वहां पे मौजूद। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर हमें यूज स्टेट यूज करना है तो हम लोग यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह फंक्शन कंपोनेंट जब रिएक्ट आई 2014 15-16 में, जब फंक्शनल कंपोनेंट पे रिएक्ट कन्वर्ट हुई, तो अब वो यूज स्टेट बन गया हमारा रिएक्ट का हुक। अब हुक्स बहुत सारे, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज रेफ है, बहुत सारे जो भी जो हम लोग आगे आने आने वाली क्लासों में कवर करेंगे। तो बेसिकली यूज स्टेट आपके पास रिएक्ट का एक हुक है दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। अच्छा क्लास, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते थे, तो var let या const का कीवर्ड लगाते थे, वेरिएबल नेम और इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू। अगर मुझे रिएक्ट में कोई वेरिएबल पास करना है तो क्लास यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या है? रिएक्ट का एक हुक है। क्यों, क्या काम करते हैं यूज स्टेट से? वेरिएबल्स बनाते हैं। अगर हमें वेरिएबल्स की जरूरत है कुछ काम करवाने के लिए तो हम यूज स्टेट यूज करते हैं। क्लास, इतनी बात सबको समझ में आई? प्लीज आप लोग ये चीजें शेयर मत करना, आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज टॉपिक पे फोकस करें।
फालतू में आप लोगों को ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, आप लोगों के लिए आप लोगों का मसला बन जाएगा और हम लोग ये नहीं चाहते। तो प्लीज़ काइंडली फोकस करें, ठीक है। तो क्लास अगर हमें कोई वेरिएबल बनाने, कोई वेरिएबल में हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी, तो हम यूज स्टेट यूज करते हैं। यूज स्टेट क्या है? हमारे पास रिएक्ट का हुक है। अच्छा, क्लास यहाँ पे ना सिंटेक्स दिया हुआ यूज स्टेट को यूज करने का। क्या है कि कॉन्स्ट है, एक वेरिएबल है, आप वार भी यूज कर सकते हैं, आप लेट भी यूज कर सकते हैं, आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक एरे ब्रैकेट्स है, उसके अंदर दो चीजें दी हुई है और इक्वल टू यूज स्टेट का एक मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, उसके अंदर इनिशियल स्टेट। अच्छा, अब ये क्या चीज होती है, आइए इसको देखते हैं। मैं करता ये हूं कि इसको कर देते हैं हम कमेंट कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास app.js में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं रिएक्ट में, अभी हम लोग के पास पूरा एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, इसको भी कमेंट कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब क्लास मिसाल के तौर पे मेरे पास h1 है, उसमें लिखा हुआ है काउंटर ऐप, ठीक है। काउंटर ऐप मेरी है और एक और मैंने h1 बनाया, सॉरी h1, उसके अंदर मैंने 0 पास कर दिया और मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ। अच्छा क्लास, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ यूज स्टेट को। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके थ्रू आपको पूरा यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई चीज समझ में ना आए, आप मुझसे फौरन पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ तक बात सबको क्लियर है क्लास? ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने करा ये है कि h1 बनाया, उसमें मैंने लिखा एक हेडिंग काउंटर ऐप, और दूसरा h1 बनाया, उसमें मैंने दिया 0, और दो बटन्स बनाए मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के। अब क्लास मुझे करना यह है कि इंक्रीमेंट बटन पे मैं क्लिक करूं, मैं क्लिक करता जाऊं तो ये मेरा 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, मतलब अभी 0 है। मैं चाहता हूं मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये 1 हो जाए, फिर ये 2 हो जाए, फिर ये 3 हो जाए, 4 5, इस तरह करते करते इंक्रीमेंट हो। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 पे पहुंच गया और मुझे इसको डिक्रीमेंट करना है, तो मैं डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूं तो ये 10 से 9 हो जाए, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो सिंपल एक काउंटर ऐप है, मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है। अच्छा, अब देखा जाए तो मुझे इस 0 पे काम करना है, ठीक है। तो क्लास में करूंगा ये कि इस काम को करने के लिए मैं यूज करूंगा यूज स्टेट। पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यूज स्टेट का होता क्या है। जैसे हम लोगों ने अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखा रिएक्ट की, कि होता ये है हमारे पास कि कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट्स, मैंने कहा काउंटर कॉमा सेट काउंटर इक्वल टू यूज स्टेट। मैंने जैसे ही एंटर करा, आप देखिएगा ऊपर इंपोर्ट होगा मेरे पास यूज स्टेट। मैंने क्लिक करा, मेरे पास देखें ये इंपोर्ट हुआ है रिएक्ट से यूज स्टेट। क्लास, इतनी बात सबको समझ में आती है? यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते। अच्छा क्लास, मैंने अभी जो बेसिक सिंटेक्स था यूज स्टेट बनाने का, मैंने वो लिखा है। अब इसको समझते हैं ये है क्या। कॉन्स्ट सबको पता है क्या, एक वेरिएबल है डिक्लेरेशन के लिए। आप लेट वार कॉन्स्ट वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एरे ब्रैकेट्स के अंदर क्लास मेरे पास दो पैरामीटर कह लें, दो वेरिएबल्स कह लें, बात एक ही है। अब क्लास एक वेरिएबल है मेरे पास कॉन्स्ट काउंटर इक्वल टू यूज स्टेट, कॉन्स्ट सेट काउंटर इक्वल टू यूज स्टेट। आप समझ लें वेरिएबल्स है, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए काउंटर और सेट काउंटर, उनको मैंने एक एरे ब्रैकेट के अंदर रख दिया और इक्वल टू यूज स्टेट लगा दिया। अब यूज स्टेट वर्क कैसे करता है क्लास। काउंटर आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है। आप इस वेरिएबल को कॉपी करें
और अगर मैं, अब जाहिर सी बात है ये मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाया है, अब जब HTML में यूज करूंगा तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया, इसको मैंने सेव करा। देखें क्लास, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब काउंटर, मेरे पास एक वेरिएबल था कॉन्स्ट काउंटर इक्वल टू यूज स्टेट, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल था कॉन्स्ट सेट काउंटर इक्वल टू यूज स्टेट, और इस काउंटर पहले वाले वेरिएबल को मैंने कॉपी करा और JSX के अंदर इसको H1 के अंदर लिख दिया। जब मैंने देखा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब जाहिर सी बात है कॉन्स्ट वेरिएबल है और वेरिएबल का नेम है, अब मैंने उसकी वैल्यू तो दी नहीं है, तो जब मैंने वैल्यू नहीं दी हुई तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू शो भी नहीं होगी। अब मैंने इसकी वैल्यू दी क्लास यहाँ पे 0, इस यूज स्टेट के अंदर मैंने क्लास पैरेंथेसिस के अंदर क्लास मैंने वैल्यू दी 0। अब इसको सेव करके दिखाऊंगा तो आपके पास देखें दोबारा से 0 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 0 वैल्यू काउंटर वेरिएबल की भी है और सेट काउंटर वेरिएबल की भी है। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, क्लास मैंने यहाँ पे 0 पास करा और वो 0 मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, यूज स्टेट के अंदर जो पैरेंथेसिस में, अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं, यूज स्टेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है क्लास? इनिशियल स्टेट। मतलब आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, कोई नंबर भी पास कर सकते हैं, बूलियन भी पास कर सकते हैं, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, कुछ भी पास कर सकते हैं इसके अंदर। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 0 पास करा है, मैंने यहाँ पे 10 पास कर दूंगा तो काउंटर में क्या सेव होगा क्लास? 10 सेव होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं ट्रू, यहाँ पे चलूंगा, यहाँ पे अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए पास तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यूज स्टेट में। अब मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे पास कर दिया फराज, मुझे मेरा नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर और सेट काउंटर दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फराज है। मैं यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट सब कुछ पास कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं जो भी पास करूंगा वो काउंटर में मुझे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे था 0 और वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था। अब क्लास मुझे करना ये है कि इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक हो और ये 0 से 1 हो जाए। अच्छा क्लास, अभी तक मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स तो है लेकिन इनका जो काम है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो ये दोनों वेरिएबल्स ही, काउंटर सेट काउंटर, लेकिन इनकी जो वर्किंग है, इनका जो एनवायरनमेंट है, इनका जो काम करने का तरीका है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। वो कैसे है? अब जो पहला वाला वेरिएबल है उसको मैंने आप लोगों को JSX में दिखा दिया और वहां पे हमें 0 वैल्यू शो हो रही है। अच्छा क्लास, अब जो मुझे काम करना है ना क्लास, इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो 0 से 1 हो जाए, तो ये जो 0 से 1 होगा ना क्लास, वो काम करके देगा मेरा सेट काउंटर। जो भी मैं, मतलब बाय डिफॉल्ट तो 0 वैल्यू है ना इस काउंटर की, जो मैंने इनिशियलाइज करी यहाँ पे 0। अब चेंज जो मैं कर रहा हूँ ना 0 से 1 पर, वो सेट काउंटर के थ्रू करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट काउंटर को जब मैं यूज करूंगा काउंटर को चेंज करने के लिए, तो ये बात गलत नहीं होगी। मतलब मैं सेट काउंटर की मदद से काउंटर को चेंज करूंगा, काउंटर की वैल्यू को चेंज करूंगा। काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है क्लास, मैं सेट काउंटर को कॉल करूंगा, इसकी मदद से मैं काउंटर की वैल्यू को 0 से 1 करूंगा। क्लास ये वाली बात जो मैंने कही सबको समझ में आई? यहां तक बात सबको समझ में आई क्लास? ठीक है, ओके, डन हो गया। अच्छा क्लास, अब मुझे क्लास करना ये है कि अब जाहिर सी बात है मुझे इंक्रीमेंट जो हमारा बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी वैल्यू को 0 से 1 करना है। तो बटन पे क्लिक करने से क्या समझ में आता है क्लास? कि बटन पे लगेगा ऑन क्लिक का इवेंट और उस ऑन क्लिक के इवेंट में एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा। तो सिंपल क्लास, मैं यहाँ पे बटन पे लगाता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा क्लास, ऑन क्लिक का हमारे पास इवेंट होता है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब मैंने क्लिक करा तो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं, आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही फंक्शन का नाम देना है। अब फंक्शन में बनाने के लिए जा रहा हूं, मैंने कहा INC के नाम से मैं फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। इस चीज को मैंने कॉपी करा
और डिक्रीमेंट, जाहिर सी बात है डिक्रीमेंट करने पे मुझे उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट का मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी जो मैंने INC और DEC बनाया ना, ये फंक्शन के नेम है, और फंक्शन को मैं ऊपर बना लेता हूँ। यूज स्टेट के नीचे मैंने कहा कॉन्स्ट, इस फंक्शन के नेम को कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, और मैं बना रहा हूँ एरो फंक्शन। और सेम यही चीज मैं कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा, और दूसरा वाला जो हमारा फंक्शन है DEC यानी डिक्रीमेंट का, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। क्लास ऑन क्लिक के अंदर मैंने दो फंक्शन कॉल करे, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। क्लास ये बात नोट कर लें, पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो क्लास आप सिंपल ऑन क्लिक जो कि इवेंट है उसके अंदर से फंक्शन का नेम देंगे और दोनों फंक्शन यहाँ पे ऊपर बना लेंगे एरो फंक्शन। क्लास इतनी बात सबको क्लियर होती है? अब क्लास मैंने कर रही है कि दो मैंने फंक्शन बना लिए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही इस ये जो ऑन क्लिक से मैंने कहा था कि मैं सेट काउंटर की मदद से काउंटर की वैल्यू को चेंज करूंगा। अभी काउंटर की वैल्यू क्लास क्या है? 0। मैं सेट काउंटर को कॉल करूंगा और इसकी मदद से काउंटर की वैल्यू को 0 से 1 करूंगा। अब कैसे करूंगा? इसको मैंने कॉपी करा सेट काउंटर को, इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर लेकर आया और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसके अंदर क्लास मैंने करा ये कि काउंटर को मैंने कर दिया +1। क्लास ये वाली बात मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सिंपल सा मैंने काम करा है। मैंने जो कहा था वो मैंने करके दिखा दिया। सेट काउंटर को मैंने यहाँ पे कॉल करा और इसके अंदर मैंने काउंटर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी 0 उसको +1 कर दिया। अब जाहिर सी बात है +1 जब भी ये बटन क्लिक करेगा तो फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन क्या करेगा? 0 से 1 कर देगा, फिर 1 से 2 कर देगा। चेक कर लेते हैं। इसको मैंने सेव करा, मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करा, 1 हो गया, दोबारा क्लिक करा 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो क्लास ये हो क्या रहा है भाई? बाय डिफॉल्ट तो 0 था ना हमारे पास, तो मैंने कहा था कि इसकी मदद से मैं काउंटर की वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ, 0 से 1 कर सकता हूँ, तो मैंने वो कर दिया। काउंटर में +1 कर दिया, मतलब जब भी क्लिक होगा बटन पे फंक्शन कॉल होगा और काउंटर में एक एक का इंक्रीमेंट होगा। अगर आप चाहें 10 का हो तो यहाँ पे आप 10 कर दें, होगा ये रिफ्रेश होगा, मैंने इंक्रीमेंट करा 10 का हो गया, फिर 20 का हो गया, फिर 30 का हो गया। लेकिन हमें करना क्या था? एक एक का इंक्रीमेंट करना था, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। दोबारा चेक करेंगे, मैंने इंक्रीमेंट करा 0 से हुआ 1, फिर दोबारा बटन पे क्लिक करा, फंक्शन कॉल हुआ, इंक्रीमेंट 2 हो गया, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। तो क्लास ये हायरार्की, ये सिनेरियो, ये वर्किंग फ्लो किस तरीके से काम करे, ये सबको समझ में आया क्लास? जफीर बिल्कुल नहीं, ये फॉर लूप की तरह नहीं है बिल्कुल। फॉर लूप तो एक अलग चीज है। फॉर लूप का इससे क्या ताल्लुक है? फॉर लूप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, हम कोई लूप नहीं पढ़ रहे। समझ लें, दोनों वेरिएबल्स हैं, इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 0 सेट करी हुई थी, अगर मैं 10 कर दूंगा तो यहाँ पे हमें 10 ही मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 10, सेव करा, यहाँ पे हमें मिल गया बाय डिफॉल्ट में 10, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे करा हुआ था क्लास किया 0। ठीक है, मुझे करना यह था कि काउंटर की वैल्यू 0 थी, मुझे इसको फंक्शन के अंदर बुलाना था और काउंटर में +1 करना था। तो ये लूप नहीं है, ये बिल्कुल मैं उसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट हो गया क्लास। अब इसको सिंपल मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और डिक्रीमेंट में प्लस की जगह -1 कर दूंगा। तो क्लास कितना हमारा काम आसान हो गया यूज स्टेट की वजह से। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। इंक्रीमेंट करा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं डिक्रीमेंट पे जाता हूँ, 5 4 3 2 1 0, -1 -2। तो क्लास सिंपल एक काउंटर ऐप बन गई है। इसके थ्रू यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को देना था, वो मैंने दे दिया। कोई सवाल है तो पूछे, करते हैं इसको मजीद एक्सप्लोर। फॉर लूप होता क्या है भाई? लूप बार बार चले, ये तो हम चला रहे हैं ना क्लास। भाई मैं जैसे पेज रिफ्रेश कर रहा, इसको 1 2 3 4 खुद ब खुद चलना चाहिए था, मैं बटन के क्लिक के ऊपर चला रहा हूं। तो हो क्या रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है।
यहाँ पे लूप का काम नहीं हो रहा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी किसकी, काउंटर वेरिएबल की, जो हमने यहाँ पे असाइन कर दी। मैंने फंक्शन बटन पे क्लिक ऑन क्लिक का इवेंट लगाया और फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन को जब मैंने बुलाया ऊपर, सेट काउंटर को मैंने यहाँ पे बुलाया और काउंटर में इंक्रीमेंट करवा दिया। अब मतलब जब भी क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी काउंटर की उसमें +1 हो जाएगा। अभी 0 है तो 0 + 1 हमारे पास ये 1 हो गया। अब दोबारा जब बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो काउंटर की वैल्यू अब 0 से क्या हो गई क्लास, 1 हो गई। तो 1 + 1 क्या होगा, दोबारा जब बटन क्लिक होगा तो 2 हो जाएगा। तो सिंपल ये सिनेरियो है। नहीं ओसैफ रहमान, 2 वेरिएबल से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ये 2 वेरिएबल्स ही हैं। अगर आपको दूसरा वेरिएबल यूज़ करना है काउंटर के अलावा तो आप दूसरा यूज स्टेट बना लें। अभी आगे जाके जब हम लोग एपीआई कॉल करवाएंगे या ये सब चीज़ें जो हम करेंगे ना, एपीआई रेंडरिंग करवाएंगे, तो उसमें कम से कम 3-4 हम यूज स्टेट लाजमी लगाएंगे। तो जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना यूज स्टेट लगाएंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते, और वो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लिया। जो बेसिक सिंटेक्स है वो है 2 कि एरे ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ आ सकती हैं, एक उसका वेरिएबल है और दूसरा उसका सेट वेरिएबल है। मतलब आप ये समझ लें कि इसको जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू हम यहाँ से देंगे, और अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना है या अपडेट करना है तो वो हम इस वेरिएबल के थ्रू इसको चेंज करेंगे। सारा दारो मदार क्लास इस पर है। अगर इसको चेंज करना है काउंटर को तो हम सेट काउंटर की मदद से इस वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो सिंपल ये वर्किंग होती है यूज स्टेट की। समझ नहीं रहे भाई, मुझे 0 से 1 करना था तो अब 0 तो आना पड़ेगा ना, यहाँ पे काउंटर तो मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। उसके बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ, आप लोग मुझे बताएं। भाई 2 बटन है ना मेरे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैंने एक यूज स्टेट बना लिया। अब उसके अंदर जब इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक होगा तो काउंटर की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी 0, उसमें मैंने +1 कर दिया, और डिक्रीमेंट वाले बटन में मैंने उसी सेट काउंटर को बुलाया और इसको -1 कर दिया। सिंपल क्लास। ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये आप करके देखिएगा अपने पास। आप लोग दरअसल ना चैट जीपीटी, गूगल बार्ड ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे। आप लोग ना ये यूट्यूब में बाकायदा तौर पे वीडियोस देखें, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड से ना एक्सरसाइज ढूंढें यहाँ से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इससे। अभी हो सकता है, जाहिर सी बात है, पहली दफ़ा पढ़ाया समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन जब आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे, यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, तब आपको थोड़ा क्लियर हो सकता है। अभी जो हम लोग टू डू ऐप बनाएंगे उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, फिर कोई शक नहीं रहेगा कि सर ये हम काम ऐसे भी तो कर सकते थे, फिर ये क्यों करा। ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे 0 इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे काउंटर में कुछ तो दिखाना था ना। अब यहाँ पे 0 तो लिखना था मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ, चलो 0 ना लिखूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखेगा भी नहीं। इंक्रीमेंट करूँगा तो नोटा नंबर आएगा। अब जाहिर सी बात है, जब कोई वैल्यू है नहीं मेरे पास तो वो जाहिर सी बात है, काउंटर में कोई नंबर है ही नहीं, तो उसमें +1 करके वो वैल्यू देखें अजीब सी आ रही है। भाई मैंने काउंटर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 दी थी तो यहाँ पे 0 आ रहा था। अगर मैं नहीं दूंगा इंक्रीमेंट करने पे मेरे पास वो नंबर आ ही नहीं रहा, तो मतलब अनडिफाइंड +1 क्या होगा, नोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी 0। तो 0 दी, और 0 कहाँ पे आई, पहले वाले वेरिएबल में, और पहले वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे JSX के थ्रू h1 के एलिमेंट में रेंडर करवा लिया। देखिए ये जो 0 दिया है ना क्लास, मैंने ये 0 दिया है ना, ये काउंटर की वैल्यू है। जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना हम लोग, अगर डायरेक्ट मैं बता देता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते। सबसे स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि सपोज कर लें कि 0 की वैल्यू इस वेरिएबल की भी है और इस वेरिएबल की भी। लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा कि हम इस सेकंड वाले वेरिएबल की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को, तो अब ये जो 0 वैल्यू है ये अब काउंटर की ही है, ये सेट काउंटर की नहीं है। सेट काउंटर हमें मदद करता है फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने में। मतलब अगर मुझे इस अभी काउंटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, अब मुझे इसको 1 करना है तो मैं इसकी मदद से करूंगा, ना ही कि इसकी मदद से। ठीक है क्लास। तैयब, ये अजीब क्वेश्चन नहीं है,
अब जाहिर सी बात है कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाता, उसको समझाना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अच्छी बात है जो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है वो पूछें, हम बैठे हैं उसका जवाब देने के लिए, ठीक है? अच्छा, अच्छा क्लास, अब हमें करना ये है कि हम लोगों ने सिंपल ये काउंटर ऐप बना ली, ठीक है? अब हमें क्लास करना ये है कि हमें जो हमारा टारगेट है आज का टू डू ऐप वो बनानी है, ठीक है? टू डू ऐप का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या होता है, ठीक है? बस उसको देखना है कि रिएक्ट के थ्रू हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। अच्छा, मैं करता ये हूँ क्लास के, मैं एक अलग से प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। एक ही जगह पे सारा काम ना आप लोगों को शायद समझ में भी ना आए, थोड़ी मुश्किल हो, तो मैं करता ये हूँ कि अलग से प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं हम, यहाँ से भी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, हम करते ही हैं क्लास के, इसको हमने कॉपी करा और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है? अब हम करते ही हैं कि इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है क्लास? ये हमारा कोड कॉपी हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं हम, इसका नाम टू डू ऐप रिएक्ट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आकर जल्दी से हम नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, अगर आप लोगों को कंटेंट देखना है, डॉक्यूमेंट मतलब हम लोग रिएक्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं कंपोनेंट्स पे आऊँ, सॉरी, एक मिनट, तो क्लास आप लोग के पास ये लर्न रिएक्ट का एक हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं। कंपोनेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग देख चुके हैं, JSX में किस तरह चीज़ों को लिखते हैं हम लोग, पासिंग प्रॉप्स भी देख लिए, जावास्क्रिप्ट अगर हमें JSX में यूज़ करनी है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, रेंडरिंग लिस्ट कैसे होती है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है वो भी देखेंगे, कंपोनेंट्स भी, और उसके अलावा ये चीज़ें आप लोगों को दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग API रेंडरिंग देख लेंगे। अच्छा क्लास, हम लोगों ने जो अभी एडवांस जावास्क्रिप्ट में जो API कॉल करा के देखी है हम लोगों ने, वो देखी हम लोगों ने क्लास फैच मेथड के थ्रू। जब तक ये नोड मॉड्यूल्स हो रहे हैं तब तक हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास हम लोगों ने फैच के मेथड से हम लोगों ने API कॉल करा के देखी कि किस तरह API कॉल होती है, और हमने डाटा भी देख लिया था API कॉल करवा के। लेकिन क्लास यहाँ पर जब हम लोग रिएक्ट पे API कॉल करवाएंगे तो हम लोग फैच का मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यूज़ करेंगे एक्सियोस। एक्सियोस क्या है, थोड़ा सा पढ़कर आएगा नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह ताला उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर आगे उसको देखेंगे, ठीक है? तो क्लास नोड मॉड्यूल्स हो चुके हैं, जल्दी से मैं कोड ओपन कर लेता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अपना सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ npm start के नाम से, ठीक है? अच्छा, अच्छा क्लास, कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, जैसे आज हम लोगों ने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी देखी, कौन सी, मटेरियल यूआई की, ठीक है? तो इसी तरह आगे जाके हम लोग एक्सियोस भी हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, हम उसको भी यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, हम उन सबको देखेंगे। तो होगा ये कि जब भी आप रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको तमाम जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल दोबारा करना पड़ेगा,
तो एक काम ये करें आप लोग कि तमाम एक प्रोजेक्ट बना के तमाम डिपेंडेंसीज, तमाम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज उसमें इंस्टॉल कर दें और उस कोड को आप गिटहब पे डाल दें। जब भी आप काम करने बैठे आप बस उसको क्लोन करें गिटहब के कोड को और नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके काम करते हैं। तो उससे होगा कि आपके पास टाइम बचेगा, आपको दोबारा से तमाम चीज़ें मतलब लिखनी नहीं पड़ेंगी, इंस्टॉल भी करनी नहीं पड़ेंगी, आप लोगों के पास फ्रीली वो सारा काम होता रहेगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा क्लास, टाइम शॉर्ट है, जल्दी से हम देखते हैं टू डू ऐप होती क्या है। ठीक है, अच्छा क्लास करना जल्दी से ये है कि सबसे पहले हमको अच्छा जो बाकी जो पुराना कोड है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से हम बनाते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, अभी इसकी भी नीड नहीं है। यूज स्टेट हमें चाहिए होगा, इसको भी ऊपर रखते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हम हटा देते हैं। क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल फ्रेश कोड है, कुछ भी मैंने अभी काम नहीं करा। अच्छा क्लास, मुझे करना ये है कि जल्दी से मुझे बनाना है एक इनपुट। ठीक है, टू डू ऐप में एक इनपुट होता है और 2 बटन होते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैं जल्दी से बनाता हूँ एक बटन। एक हमारे पास होता है ऐड आइटम्स और डिलीट ऑल का। ठीक है, ऐड आइटम्स डिलीट ऑल। ठीक है, अच्छा क्लास, उसके बाद अब हमें करना ये है कि इसको पहले देख लेते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो हमारे पास देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही कोड है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा क्लास, अब हमें करना ये है कि अब इस इनपुट पे जो हम लोग लिखें सबसे पहले वो हमें चाहिए क्लास कहाँ पर, कंसोल पर। अच्छा, इससे रिलेट मत कीजिएगा इस चीज़ को क्योंकि अब ये रिएक्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्लास, इसकी बाय डिफॉल्ट हम टाइप दे देते हैं कि ये टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर योर टू डू। ठीक है, यहाँ पे एंटर टू डू मिल रहा है। ठीक है, अच्छा क्लास, अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले मुझे क्लास बनानी है एक स्टेट कॉन्स्ट, एक स्टेट बनानी क्लास मुझे इनपुट की। ठीक है, इनपुट का डाटा, अब जाहिर सी बात है मुझे कंसोल में वो डाटा दिखाना है तो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करवा के दिखाऊंगा कंसोल पे वो डाटा। तो मैंने यहाँ पे दिया एक इनपुट डाटा और सेट इनपुट डाटा। कोशिश करें कि जो वेरिएबल का नाम लिखें सेकंड पैरामीटर में आके सबसे पहले सेट लगा दें। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, डेवलपमेंट फील्ड में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो उससे होता क्या है कि आसानी हो जाती है कि एक हमारे पास वेरिएबल है, अगर उसको चेंज करना होगा तो हम इस वेरिएबल के थ्रू इस वेरिएबल को चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने क्लास लगाया यूज स्टेट। ठीक है, और हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है अब इनपुट डाटा में कुछ है नहीं। तो क्लास हम करते ही हैं कि जल्दी से अब हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट में, अच्छा पहले तो मैं सेव करके चेक करवा दूँ, यहाँ पे हम सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी आइटम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा एप्पल, वो भी लिखा जा रहा है। यहाँ पे एक क्लास हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का। ठीक है, इसके अंदर क्लास में पास कर दूंगा इस इनपुट डाटा को। अब जाहिर सी बात है जो जो मैं लिखूंगा वो मुझे उस वेरिएबल में मिलेगा। मैंने इसको सेव करा, अब क्लास में देखें यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा। देखिए मैं अपने कीबोर्ड्स में कुछ कीज प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा। क्यों लिख नहीं पा रहा, उसकी वजह यह है कि इनपुट डाटा में क्या चीज सेव है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेव है। तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे मिल तो रहा है लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहा उसको, अब मुझे लिखना भी है इसको। अच्छा क्लास, हमारे पास एक और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज एक एट्रीब्यूट है इनपुट का, ये क्या करता है, इनपुट में कुछ भी चेंज होगा ये आपको फौरन कंसोल में दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अब जाहिर सी बात है मुझे इस इनपुट को चेंज करना है, इसकी मदद से मैं इस इनपुट को चेंज कर सकता हूं, मैं इसको कॉपी करूंगा। अच्छा ऑन चेंज में एक मेरे पास एक फंक्शन होता है, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमने लगा दिया, यहाँ पे सेट इनपुट डाटा को हमने टारगेट करा और इसके अंदर मैंने, अच्छा अब यहाँ पे मुझे क्लास एक पैरामीटर मिलता है ई नाम से। आप ई दें, ए दें, अपना नाम दें, बाद एक ही है।
यहाँ पे जब आप ऑन चेंज में जब एरो फंक्शन या कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो पैरामीटर में आपको एक इवेंट मिलता है लाजमी। सिंपल क्या करें, सेट इनपुट डाटा के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं। ठीक है, अभी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने सेव करा, अब मैं लिख तो पा रहा हूँ क्लास, ठीक है, अब मैं लिख तो पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने ऑन चेंज का इवेंट ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगाया, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनपुट के ऊपर अगर मैं एफ भी लिखूंगा तो ऑन चेंज का इवेंट चलेगा। डी पे ऑन चेंज का इवेंट चला, एफ पे चला, सी एक्स, 4 इवेंट चले, 4 दफा मेरा इवेंट चल गया ऑन चेंज का। तो क्लास ये वाली बात सबको समझ में है, ऑन चेंज का इवेंट क्या करता है? ठीक है। अच्छा क्लास, अब मुझे करना है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट पे देखना है ऑन चेंज का इवेंट। इन सबको हटा देते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब मुझे इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब क्लास मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा कंसोल पे, क्योंकि ऐसी बात है जब मैंने कोई चीज़ कंसोल करी नहीं है तो कैसे दिखाई देगा। तो क्लास आप जिस तरह एलिमेंट सब कुछ कर देते, आप यहाँ पर आएंगे, एक आपको मिलेगा यहाँ पे कंपोनेंट का। मैं पेज अगर रिफ्रेश दोबारा करूँ, कंपोनेंट का यहाँ पे मिलना चाहिए, एक मिनट। क्लास आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, ये मैं बता रहा हूँ क्या कि मैंने अभी क्या करा है, ठीक है। अच्छा, सिंपल, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर कंपोनेंट्स अभी भी नहीं मिल रहे। अच्छा क्लास, चलें, यहाँ तक बात क्लास सबको समझ में आई। अब ये मेरे पास कंपोनेंट्स आने हैं, वरना आपको दिखाता। अब हो क्या रहा है कि इनपुट में जो बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग था, अब उसमें जो मैं इनपुट में जो भी कुछ लिख रहा हूँ वो मेरे पास चेंज हो रहा है। अब इनपुट में जो एम्प्टी स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट था, अब उसकी जगह हो गया फराज, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्लास करना ये है कि अच्छा, अच्छा क्लास, अब मुझे करना ये है कि जाहिर सी बात है, अब ये बहुत सारे आइटम्स है मेरे पास, एक दो आइटम्स हैं मेरे पास, तो अब जाहिर सी बात है तमाम आइटम्स को मुझे एक एरे में सेव करवाना है। तो उसके लिए मुझे एक और यूज स्टेट लगेगा, कॉन्स्ट आइटम्स कॉमा सेट आइटम्स, ठीक है। मैंने अलग से यूज स्टेट बनाई। अच्छा, इसके अंदर क्लास मैंने पास कर दिया एम्प्टी एरे। अब जाहिर सी बात है जब मेरे पास बहुत सारे आइटम्स होंगे तो मैं एक एरे के अंदर सेव करवाऊंगा उसको। अच्छा क्लास, अब मुझे करना ये है कि अब मुझे आइटम्स को मुझे अब बटन के कॉल के ऊपर बुलाना है क्लास। अब जैसे ही मैंने इनपुट में कुछ लिखा, ऐड बटन पे क्लिक करूं तो एरे के अंदर वो इनपुट वाली वैल्यू ऐड हो जाए। तो मैं क्लास यहाँ पे लगाऊंगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैंने दिया ऐड आइटम, ठीक है। इस फंक्शन को मैं जल्दी से ऊपर बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐड आइटम फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्लास करना ये है कि अब जाहिर सी बात है आइटम्स
जाहिर सी बात है मुझे शो करवाने होंगे। अब आइटम्स में एक एम्प्टी एरे, अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसकी मदद से इसको चेंज करूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और इसके अंदर क्लास में दे दूंगा अपना इनपुट, जो मैं इनपुट टैग में पास कर रहा हूँ। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास यहाँ पे ना, ये मैंने एक्सटेंशन तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं आ रहे। मुझे आप लोगों को बेसिकली ये दिखाना था। अब पता नहीं है क्यों नहीं आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। क्लास यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लास हम लोग करते ही हैं कि मैंने सेट आइटम्स में इनपुट डाटा पास करवा दिया। अब हो ये रहा है कि अब दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि वो पता नहीं क्या इशू आ रहा है। क्लास मेरे पास एक एरे है और मैं उसके अंदर स्ट्रिंग सेव करवा रहा हूँ। अब जब मैं स्ट्रिंग पहली दफ़ा जब सेव करवाऊंगा बटन के क्लिक के ऊपर, तो वो एरे को गायब कर देगा और स्ट्रिंग को इसको बना देगा स्ट्रिंग। तो मुझे इस डाटा को एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा। अब होगा ये कि जो भी मैं आइटम स्ट्रिंग में भेजूंगा वो एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग से रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर होगा ये कि मल्टीपल आइटम जब मैं ऐड करूंगा तो फिर वो ओवर ऐड हो रहे होंगे। तो उसके लिए क्लास हम लोग करते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर लगा देते हैं। क्लास याद है आपको? स्प्रेड ऑपरेटर मल्टीपल एरेज को ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने ट्रिपल डॉट्स यहाँ पे दिए। उसके बाद अब इनपुट डाटा को नहीं, अब आइटम्स जो मेरे पास पहले से चीज सेव है उनको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर कॉमा लगा के इनपुट डाटा करूंगा। अच्छा, इतना काम मैंने करा तो उससे होगा क्लास ये कि इनपुट डाटा में मेरे पास स्ट्रिंग में जो भी कुछ ऐड हो रहा होगा ना, वो इस एरे के अंदर ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद मैं इस आइटम्स को अब यहाँ पे नीचे एक डिफ के अंदर बनाऊंगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो मैं आइटम्स इनपुट के थ्रू भेज रहा हूँ वो यहाँ पे इसमें ऐड हो रहे होंगे एरे की फॉर्म में। तो क्लास अब मुझे क्लास करना ही है कि यहाँ पे मुझे अब यूज करना है JSX। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ऊपर जो आइटम मैंने पास करा हुआ था उसको मैंने कॉपी करा, नीचे जाके पेस्ट करा। अब यहाँ पे मुझे क्लास लगाना है लूप, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे एक एक करके वो आइटम्स दिखाने। तो आइटम्स डॉट यहाँ पे क्लास लगेगा मैप। ठीक है। मैप क्या होता है? ये भी एक लूप की तरह आपके पास वर्क करता है। मैप के अंदर हमारे पास एक होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में हमें दो चीजें मिलती है। एक होता है आपके पास एलिमेंट और दूसरा होता है क्लास आपके पास इंडेक्स। सिंपली मैंने क्लास करा ये कि मैप में अब मैं लगाऊंगा रिटर्न, राउंड ब्रैकेट्स दूंगा और यहाँ पे मैंने क्लास एक h1 बना दिया और यहाँ पे क्लास में JSX के थ्रू इस एलिमेंट को कॉपी पेस्ट करूंगा। अब चेक करते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने कहा फराज, बटन पे क्लिक करा, मेरे पास फराज आ गया। मैंने कहा हमजा, हमजा आ गया। मैंने कहा अरसलान, अरसलान आ गया। अच्छा क्लास, अभी मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, वरना कॉन्सेप्ट हो जाता है आप लोगों के क्लियर। अभी समझ लें कि काम हो कैसे रहा है, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढूंगा और दोबारा एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिपीट करवा दूंगा ये चीज़। क्लास क्लियर है? यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद अब हो ये रहा है कि मेरे पास आइटम्स तो आ रहे हैं। ठीक है। अब अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मुझे मेरे पास आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब मुझे जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ये तमाम आइटम्स चले हैं, डिलीट ऑल। तो मैंने कर दिया यहाँ से, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक और ऑन क्लिक। ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया डिलीट ऑल, इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करेंगे इसको, फंक्शन को मैंने कॉपी करा। ऊपर आके मैंने एक और फंक्शन बनाया कॉन्स्ट डिलीट ऑल, और यहाँ पे क्लास अब मुझे करना ये है कि ये जितने भी आइटम्स मेरे पास आए ना इन सबको रिमूव करना है। जाहिर सी बात है सेट आइटम्स को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और इनको मैं
एम्प्टी कर दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने डिलीट ऑल पे क्लिक करा, सॉरी, ये हमारे पास सेट आइटम, हमारे पास एरे है, तो उसको एम्प्टी एरे करूंगा। क्लास दोबारा चेक करेंगे, मैंने कहा इसको हटा देते, मैंने कहा फराज आ गया, मैंने कहा हमजा आ गया, मैंने कहा अली आ गया। अब जैसे डिलीट और बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास तमाम आइटम्स डिलीट हो जाएंगे। तो क्लास ये सिंपल ऐड और डिलीट का सबको समझ में आया क्लास? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? और भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, जब मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ के रखूंगा कि ये क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। तो यहाँ तक मुझे बता दें। अच्छा क्लास, मैं थोड़ा तेज चला हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन आप लोगों के पास ये वीडियो अवेलेबल है फेसबुक पर, तो आप एक दफ़ा इसको देखिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में ये दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। अभी चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, मैं दोबारा ये ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, दोबारा बनाऊँगा स्क्रैच से और कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है? लेकिन अभी हम लोगों ने सिंपल ये ऐड और डिलीट देख लिया। क्लास इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा क्लास, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? अगर मैं इंडिविजुअल, अगर मिसाल के तौर पे मैंने अली लिख दिया, अहमद लिख दिया, अब मुझे इंडिविजुअल को डिलीट करना रहा, तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर मैंने वो करवा दिया तो आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट करूँगा ज़ीरो से, दोबारा सब चीज़ें बनाऊँगा, दोबारा आप लोगों को डिटेल में समझाऊँगा और इसको पूरी एक टू डू एप्लीकेशन हम लोग बना के रखेंगे। तो क्लास, आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबको समझ में आया? कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम एंड करते हैं। अच्छा क्लास, तमाम स्टूडेंट्स ना ये वाली एक्सटेंशन जो है ना, ये सब अपने पास अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। रिएक्ट, आप गूगल पे आएंगे, आप लिखेंगे रिएक्ट डेवलपर टूल क्रोम एक्सटेंशन। आप एक गूगल पे लिखेंगे रिएक्ट डेवलपर टूल क्रोम एक्सटेंशन, पहले लिंक पर आएंगे और इस एक्सटेंशन को अपने सिस्टम में, अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? लाजमी सब। अच्छा, इसका फायदा क्या है? अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाला आइकन है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या कह रहा है? मैंने जब इसके ऊपर क्लिक करा, ये कह रहा है दिस पेज डज नॉट अपेयर टू बी यूजिंग रिएक्ट, मतलब ये जो पेज है ये रिएक्ट पे नहीं बना। अब मैं जाता हूं क्लास OLX पर, अब देखिएगा ये इनेबल हो जाएगा, ये अभी डिसेबल देखें क्लास, ये देखें इनेबल हो गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, अब ये बोल रहा है दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। तो क्लास ये आप लोग, ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन, यूजफुल एक्सटेंशन है। ये बताती है जिस भी आप वेबसाइट पे जाएं, अगर ये डिसेबल होगा, जैसे यहाँ पे डिसेबल देखें, मैं दूसरे न्यू टैब पे गया, ये डिसेबल है, मतलब ये जो वेबसाइट है ये रिएक्ट पे नहीं बनी हुई, लेकिन जब मैं OLX पे जाऊँगा ये इनेबल हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है, बहुत काम आती है। और भी इसका काम है, वो आज इसने हमें बताया नहीं, दिखाया भी नहीं, देखते हैं इसका क्या इशू है। ठीक क्लास, तो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा से टू डू ऐप को मज़ीद देखेंगे स्क्रैच से, और फिर आगे हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है?